चेक चेक दोस्तों, चेक। आवाज आ रही क्या? हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, अ वेरी गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग। आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक जबरदस्त लेक्चर पे। दोस्तों फटाफट बताएंगे क्या आवाज मेरी क्लियर है, क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? दोस्तों अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है दोस्तों? एवरीबॉडी, क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है दोस्तों? ऑल क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल होगा पार्थ जी सीए फाउंडेशन वालों के लिए, लेकिन एक सही समय में होगा, मैं उसके लिए बताऊंगा। जैसे मैंने सीएमए फाउंडेशन के लिए बताया, मैं सीए फाउंडेशन के लिए भी बताऊंगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, स्वागत करता हूं सबका अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, कल आपका पेपर में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं फटाफट आपको ब्रीफ कर देता हूं कि क्या क्या हम करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपकी मॉड्यूल खोल लेता हूं। जैसे कि आप मॉड्यूल पे देख रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका जो है वो है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, फिर आपका नेगोशिएबल। ये तीनों के तीनों चैप्टर को मैं आपको करवाऊंगा विथ एमसीक्यू। और एमसीक्यू में जहां जहां अपने को कंसेप्ट आते जाएंगे, वो कंसेप्ट भी मैं छोटा छोटा शॉर्ट शॉर्ट में करवा दूंगा। और इतना भरोसा रखिएगा, आप लोगों को, जिन लोगों ने भी गूगल फॉर्म भरा था, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गूगल फॉर्म दिया हुआ है। मैंने जिन लोगों ने गूगल फॉर्म को फिल किया था, मैंने उनको ये पीडीएफ दे दिया। ये 1 डे बिफोर की रिवीजन की पीडीएफ है, जिसके अंदर साथ साथ में हर कंसेप्ट के बाद एमसीक्यू दिया हुआ है। मेरा विश्वास मानिए, मुझे नहीं लगता कल का पेपर इस एमसीक्यू के बाहर से आने वाला है, क्योंकि मैंने आपकी पूरी मॉड्यूल को स्कैन करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां पे निकाल के रखे हुए हैं। यही एमसीक्यू आपको आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन पे काम आने वाले हैं, यानी कि जो कल आपका एग्जाम होने वाला है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर जिसने गूगल फॉर्म नहीं भरा है, कृपा करे गूगल फॉर्म भरे, क्योंकि जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा था, हमने ये पीडीएफ उनके ईमेल पे या उनके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिए, और इसी पीडीएफ का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं आपको अभी मैराथन करवाने के लिए। तो एक तो दोस्तों ये बात हो गई कि ये 30, 40, 50, 70 मार्क्स। अब बचता है आपका ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, दैट इज 10% का जो पार्ट और है। मैंने ऑलरेडी कुछ 6 से 7 महीने पहले इंट्रोडक्शन टू लॉ का एक वीडियो डाला था। आप जैसे ही लिखेंगे इंट्रोडक्शन टू लॉ सीएमए फाउंडेशन लॉ बाय अर्जुन छाबड़ा, वहां पे आपको मैं मिलूंगा एमसीक्यू के साथ। मैंने वहां पे सारी चीजें सॉल्व करवाई हुई है। अब बात आती है दोस्तों इसकी, ये जो 30 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है और ये 20 मार्क्स का है, क्या ये हमारा कवर होगा? बहुत युद्ध स्तर पे आपका कवर होगा। तो अगर मेरे सारे कम्युनिकेशन आपको क्लियर हो गए तो बताइए हाँ सर सारी चीजें क्लियर है, और स्टार्ट करिए सर। तो मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करवाना चाहता हूं। जो एमसीक्यू मैं करवा रहा हूं, बिल्कुल मेरे साथ ध्यान से सुन के उसको समझिएगा। मुझे लगता है उसके बाहर से कल के एग्जाम पे आने वाला नहीं है। तो ये 3 घंटे में आपकी 80 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी दोस्तों। क्या आप मेरे साथ हो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? कम ऑन एवरीबॉडी, रिप्लाई करेंगे, फिर अपन जीवन में फटाफट आगे बढ़ते हैं। बताएं, क्या आपको यहां तक की चीजें क्लियर है? और मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जब जब मैं आपसे एमसीक्यू कराऊंगा, आप साथ साथ में मुझे रिप्लाई करते जाइएगा, ताकि मेरा इंटरेक्शन आपके साथ बने रहे, मुझे समझ में आते रहे कि आपको कितनी अच्छे से चीजें समझ में आ रही है। तो मैं जैसे देख पा रहा हूं, तनिषा आर्या है, ऋषभ जैन है, धवल है, मोहिनी है, मानसवी है, ऋषभ जैन है, PMH41 है, प्रियांशु है। मैं आप सबसे अप्रिशिएट करूंगा अगर आप मेरे को साथ साथ में कनेक्ट होकर रिप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? कम ऑन दोस्तों, इज दैट क्लियर? फटाफट शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरू करना चाहता हूं। कहता है भाई, ऐसे एग्रीमेंट जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में होते हैं फ्रेंडली इन्वायरमेंट में, यानी कि लड़ाई झगड़े नहीं है, इस प्रकार के एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं भाई साहब? इस प्रकार के एग्रीमेंट को हम डोमेस्टिक अरेंजमेंट बोलते हैं, क्योंकि इसको किसी भी कीमत में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाएगा, क्योंकि इस पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है, ना वॉइड है ना वॉइडेबल है। ठीक है सर, जीवन पे आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब कहता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले तो ना आपको यह समझना पड़ेगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है। शॉर्ट में समझा देता हूं। एक ऑथर था जो बुक लिखने वाला है, और एक पब्लिशर है जो उसको प्रिंट करने वाला था। ऑथर बुक लिखते लिखते मर गया,
तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था कि ऑथर बुक लिखेगा, पब्लिशर उसको पब्लिश करेगा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या इन्फोर्स हो पाएगा? पब्लिशर को ऊपर जाना पड़ेगा ऑथर के पास उसको अगर बुक कंप्लीट करानी है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्टिंग में बना था तब तो वैलिड था, लेकिन बाद में ऑथर की डेथ हो गई, अब आप उसको बोल नहीं सकते नहीं भाई नीचे आप बुक लिख, मैं प्रिंट करूंगा उसके बाद जाना। इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है कि जैसे मैंने आपके साथ फ्रॉड किया है, आपने बोला था मेरे को लैब्राडोर दीजिए, मैंने जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर की मिक्सिंग वाला ब्रीड आपको दे दिया, वो 3 महीने बाद आपको दिखा कि उसका मुंह लैब्राडोर जैसे है, उसकी कद काठी जर्मन शेफर्ड जैसे है, मैंने आपके साथ फ्रॉड किया। तो जब फ्रॉड होता है आपके ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कहलाता है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है इफ दे आर नॉट अवॉइडेड। नॉट अवॉइडेड का मतलब आप मेरे पास आएंगे, क्या है, आप मेरे साथ फ्रॉड किया है, आपने मेरे को मिक्स ब्रीड दी, मेरे को ओरिजिनल चाहिए था, मेरे को ये डॉग नहीं चाहिए, ये वापस रखिए, मुझे पैसा दीजिए, ये आपके ऑप्शन में है। तो अगर आप अवॉइड नहीं करते हो तो ये इन्फोर्सेबल रहेगा, अगर आप अवॉइड कर दिए तो भाई साहब आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा, डॉग मैं वापस ले लूंगा। सी पे चलते हैं। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की क्या बात है, कहता है किसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड। तो देखो एक होता है एग्जीक्यूटरी और एक होता है एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी का मतलब मैंने आपसे अभी पैसे ले लिए, मेरे को आपको क्लास देना बचा है, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड का मतलब आपने पैसे दे दिए, मैंने आपकी क्लास करा दी, इसको बोला जाता है जहां पे दोनों पार्टी ने अपने अपने प्रॉमिस पूरे कर दिए, दैट्स एन एग्जीक्यूटेड। सर वॉइड एग्रीमेंट किसको बोलते हैं? अब देखो ऐसा एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, मैं माइनर के साथ एग्रीमेंट कर रहा हूं, भैया वो 18 साल का है ही नहीं, मैं किसी अनसाउंड मैन व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, वो कॉम्पिटेंट है ही नहीं, मैं किसी इंसॉल्वेंट व्यक्ति के साथ कर रहा हूं, हो ही नहीं सकता। तो ऐसा एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से ही क्या है, वॉइड है, उसको बोला जाता है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट एक ऐसा जो स्टार्टिंग से वॉइड होता है। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, क्या इलीगल होता है? नहीं, माइनर के साथ एग्रीमेंट करोगे तो जेल नहीं जाओगे, उसको इलीगल बोलते हैं। इज नॉट वॉइड एब इनिशियो, नॉट नहीं होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है। नन ऑफ दिस बोल रहा है तो नन ऑफ दिस नहीं होगा क्योंकि इसका आंसर है सी, मे और मे नॉट बी इलीगल। सर एग्जांपल दीजिए। माइनर के साथ एग्रीमेंट कर रहा हूं तो वॉइड एग्रीमेंट है, लेकिन अगर किसी का मर्डर करने का एग्रीमेंट कर रहा हूं तो वो वॉइड भी है और साथ साथ में इलीगल भी है। तो कहता है जो वॉइड एग्रीमेंट है वो इलीगल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। माइनर के साथ एग्रीमेंट करूंगा भाई सिर्फ और सिर्फ क्या है, वॉइड है, इलीगल नहीं है। मर्डर करने के लिए एग्रीमेंट कर रहा हूं, इलीगल भी है और वॉइड भी है। फर्क क्या रहा, माइनर के साथ एग्रीमेंट किया तो जेल नहीं जाऊंगा, मर्डर करने का एग्रीमेंट किया तो इलीगल है, जेल भी जाऊंगा और वॉइड भी है, तो मे और मे नॉट इलीगल। ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आई। फिर कहता है राइट इन रेम। अब ये एक टर्मिनोलॉजी है, राइट इन रेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। एक वर्ड आता है राइट इन पर्सनम, राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। मेरे साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि सर आपको पैसे दे रहे, आपसे मेरे को क्या लेना है, क्लासेस लेनी है, तो आप दुनिया से लड़ने नहीं जाओगे, आप मेरे से लड़ने जाओगे, इसको बोलते हैं राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। तो राइट इन रेम का मतलब क्या हुआ, होल वर्ल्ड के खिलाफ आपका राइट रहता है। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने ऑथर वाला आपको एग्जांपल दिया था कि स्टार्टिंग में तो सब बराबर था लेकिन बाद में वॉइड हो गया, क्यों? क्योंकि ऑथर की डेथ हो गई। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, तो बोले वॉइड एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट जो फोरबिडन बाय लॉ होता है। माइनर के साथ एग्रीमेंट करना कोई फोरबिडन बाय लॉ नहीं, कि फोरबिडन का मतलब अगर आप किए तो जेल जाओगे, जेल नहीं जाते, इन्फोर्सेबल भी नहीं होता है। विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बिल्कुल नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यहां पे क्या लिखा था, इन्फोर्सेबल, नहीं इन्फोर्सेबल नहीं होगा, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। माइनर के साथ एग्रीमेंट करके दिखाओ, क्या इन्फोर्स होगा? नहीं होगा। चलिए जीवन पे आगे बढ़ते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा फॉल्स है ये बताना है। कहता है देखो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, certain contract must be in writing, all contracts are agreement और all illegal document illegal agreements are void। एक एक करके चलते हैं। सर सारे illegal agreements void होते हैं, ये तो करेक्ट है सर। सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, ये भी करेक्ट है क्योंकि एग्रीमेंट से ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट तो है ही। सर्टन कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग, इंश्योरेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अपने को क्या बोल रहा है, कौन सा गलत है? तो कहता है देखो अब एक ही बचाना जो गलत होगा, जब ये 3 सही है तो ये वाला ऑप्शन क्या रहने वाला है, गलत। और अपने को क्या पूछ रहा है, गलत ही पूछ रहा है, तो अपन ने गलत बता दिया। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा इनमें से कौन से कॉन्ट्रैक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करता। अब देखो भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसके ऊपर लगता है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो कोर्ट के जजमेंट में तो नहीं लगता क्योंकि कोर्ट के जजमेंट में
कोर्ट का जुरिस्डिक्शन आता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कोई लेना देना नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है जब तक ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट से ना आए मैं उसके पीछे नहीं पड़ूंगा। तो कोर्ट का जो जजमेंट है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी बन रहा है, वो तो कोर्ट का ऑर्डर है। कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील ये कोई टर्मिनोलॉजी होता ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील ये भी नहीं है। रिकॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है भाई साहब, ये एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जब कोर्ट किसी को बेल देता है ना, तो एक रिकॉग्निजेंस रहता है कि भाई मैं बेल दे रहा हूं इस श्योरिटी के गारंटी पे। यानी कि जब भी बेल मिल जाता है किसी भी व्यक्ति को, तो एक गारंटर होता है जो कहता है कि जब जब आगे डेट आएगी ये बेल मिलने के बाद भी आएगा, उसको एक रिकॉग्निजेंस बोलते हैं। वो भी आउटसाइड है इसमें। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। क्या यहां तक आप अच्छे से संभाल पा रहे हो दोस्तों? अगर हां तो बताइएगा। अब कहता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या लॉफुल होता है, क्या इनवैलिड होता है, क्या वो वैलिड तब तक होता है जब तक आप अवॉइड ना करो? बिल्कुल सर, वो इसका आंसर ये है। अगर मैंने आपके साथ धोखा किया है, आपको गलत माल दिया है, तो जब तक आप उस गलत माल को वापस नहीं करने आते और मेरे से पैसे वापस नहीं लेने आते, तब तक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। आपको अगर वो सामान अच्छा लगा तो ठीक है। अब देखो एक सीधी सी बात है, मैंने आपको गलत लैब्राडोर दे दिया, वो मिक्स ब्रीड का था, आपने 3 महीने उसकी सेवा की, उसको खिलाया, उसको पिलाया, सब कुछ किया उसके साथ। अब 3 महीने में वो घर का सदस्य बन गया। अब आपको ऐसा लग रहा है चलो कोई नहीं, टेढ़ा है लेकिन है तो मेरा। टेढ़ा मतलब क्या, मिक्स ब्रीड का है, लेकिन हो तो आपके घर का मेंबर गया, तो आप उसको मेरे को वापस करने नहीं आ रहे हो, इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड है। जब तक आप उसको अवॉइड नहीं कर रहे हो, जब तक आप वो सामान मुझे वापस करने नहीं आ रहे हो, तब तक उसको वैलिड माना जाएगा। अब मैं चलता हूं 11 पे। कहता है पी नाम का एक व्यक्ति है, वो बी को इंगेज करता है कि भैया सी को मार दिया जाए, और 100 रुपए लेता है किससे, डी से। यानी कि पी है, बी को बोलता है भाई सी को मार दे, और पी जो है 100 रुपए लेता है किससे, डी से, ताकि मैं पी को पे कर पाऊं। अब देखो डी नाम का जो व्यक्ति है वो अवेयर है ऑफ द पर्पस ऑफ द लोन। बताइए क्या होगा? तो कितनी चीजें हुई भाई, एक पी है, हाँ सर, पी ने किसको एंगेज किया, बी को। बी को बोला जाके क्या मार दे, सी को मार दे, ठीक है। अब बी जो है सी को मारेगा। अब ये जो पी है ये डी नाम के व्यक्ति से 100 रुपए का लोन लेता है, ये 100 रुपए का लोन लिया, ये हो गया लोन। डी को पर्पस पता है, डी को क्या पर्पस पता है कि मैं 100 रुपए दूंगा पी को, और पी उसको बी को देगा ताकि बी सी का कत्ल कर सके, मार सके। बताओ इस लोन ट्रांजैक्शन को क्या बोला जाएगा? भाई साहब इसको बोला जाएगा वॉइड। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इसको आप वॉइड भी बोल सकते हो, आप इसको इलीगल भी बोल सकते हो। सर कैसे? आइए मेरी बात को ध्यान से समझना। मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि यहां पे अगर आप देखोगे कि पी और बी के बीच पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसको क्या बोला जाता है, इलीगल बोला जाता है। हाँ सर इलीगल बोला गया क्योंकि आपने मर्डर वाला कॉन्ट्रैक्ट किया। पी बोलता है बी को मैं तेरे को 100 रुपए दूंगा, तू जाके सी को मार देना, तो इनको क्या बोलते हैं, इलीगल। अब ये जो मेन इलीगल एग्रीमेंट है, इससे संबंधित कितने एग्रीमेंट है? तो बोले इससे संबंधित एक लोन एग्रीमेंट है, ये लोन एग्रीमेंट है। तो अगर आप लॉ के वर्ड को पढ़ने के लिए जाओगे तो लॉ कहता है कि जो मेन इलीगल एग्रीमेंट है उसके साथ जो कोलेट्रल एग्रीमेंट है वो भी वॉइड होगा, इलीगल नहीं बोलता। लेकिन आपका जो सीएमए फाउंडेशन का जो मॉड्यूल है, जो सीएमए फाउंडेशन जिस चीज पे करता है वो कहता है कि ये इलीगल होगा, बट मैं सीए फाउंडेशन की अगर बात करूं तो वो कहते हैं कि ये इलीगल नहीं है, ये वॉइड है, क्योंकि डी को पर्पस पता था। अब देखो लोन देना कोई इलीगल एग्रीमेंट नहीं है, बट लोन का पर्पस आपको पता था कि वो मर्डर के लिए। तो सीएमए फाउंडेशन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो ये वाला आंसर लिखेंगे, इलीगल वाला। अगर गलती से कोई सीए फाउंडेशन वाला भी इसको देख रहा है, हालांकि आपको डिस्क्रिप्टिव रहता है, तो सीए फाउंडेशन के लिए कौन सा रहता है, ये वाला ऑप्शन रहता है, वॉइड वाला, क्योंकि कोलेट्रल है। तो जितने भी सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट है दोस्तों, आप कौन सा ऑप्शन रखेंगे, सी वाला ऑप्शन रखेंगे, बराबर है, ठीक है सर। मैं जीवन पे और आगे बढ़ता हूं, 12th में चलते हैं। कहता है लॉ का सोर्स ऑफ लॉ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से तो आया ही है, जुडिशियल डिसीजन भी बहुत सारे इस पे, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर जैसे, कस्टम भी आता है इसके अंदर, तो इसका है ऑल ऑफ द अबव। अब कहता है जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन है, क्या ये होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट है, क्या ये सिर्फ उन ऑब्लिगेशन से डील करता है जो एग्रीमेंट्स है? बिल्कुल, ये सी इसका आंसर है, बाकी सारे गलत है। सोशल ऑब्लिगेशन से तो डील भी नहीं करता, सोशल एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी नहीं है, ठीक है सर।
मर्केंटाइल लॉ की अगर बात करूं तो मर्केंटाइल लॉ का मतलब होता है बिजनेस लॉ। तो कहता है बिजनेस लॉ जो है क्या ये सबके ऊपर लगता है? बिल्कुल भाई सबके ऊपर। ऐसा थोड़ी कि बिजनेसमैन के ऊपर लगेगा, मुझे पर भी लगेगा, आपके ऊपर भी लगेगा। मर्केंटाइल लॉ एक ऐसा लॉ है जो रोजमर्रा की लाइफ से सुबह से लेकर रात तक आप 40 बार मर्केंटाइल लॉ के स्कोप के अंदर आते हो, तो ये सबको लगता है। सर क्या मतलब? दूध लेते हो तो मर्केंटाइल लॉ लगता है, सब्जी लेते हो तो मर्केंटाइल लॉ लगता है, आप पेपर लेते हो तो मर्केंटाइल लॉ लगता है, सामान लेने जाते हो तो मर्केंटाइल लॉ लगता है, पेट्रोल डलाते हो तो मर्केंटाइल लॉ लगता है। ये सब के लिए है सर। ठीक है सर। अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या बातें आती है? तो बोले क्या प्रोमिसेस आता है, क्या एग्रीमेंट आता है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, इनवॉलंटरी ऑब्लिगेशन आता है कि नन ऑफ द अबव? तो भाई इनवॉलंटरी नहीं आता, ना तो नन ऑफ दिस हो सकता अगर वो नहीं आता। म्यूचुअल प्रॉमिस और एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बिल्कुल ये आता है और ये नहीं आता। तो कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ दिस। ठीक है सर। 17 पे चलते हैं। एन एग्रीमेंट टू क्रिएट लीगल लाइबिलिटी, लीगल लाइबिलिटी जिस एग्रीमेंट से करते हैं क्या वो इन्फोर्सेबल होता है? बिल्कुल इन्फोर्सेबल होता है। अब कहता है ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज दैट फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, तो लोगों के बीच में जो ऑब्लिगेशन आता है जिससे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो बोले वो कौन सा होता है? क्या वो हर प्रकार के ऑब्लिगेशन होते हैं? क्या वो सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन होते हैं? क्या वॉलंटरी होते हैं? तो भैया लीगल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तभी बनता है जब लीगल ऑब्लिगेशन होता है। क्या आप यहां तक मेरे साथ संभाल पा रहे हैं दोस्तों? अगर हां तो बताएंगे। बिल्कुल करेक्ट। कहता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ प्रॉमिस कुड अराइज इन द फॉलोइंग वेज, कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्लिगेशन जिसमें आप प्रॉमिस परफॉर्म कर रहे हो, इसमें से कितने तरीके से आ सकता है? क्या स्टैंडर्ड फॉर्म से आ सकता है, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट से आ सकता है, प्रॉमिसरी स्टॉपेल से आ सकता है, किससे आ सकता है? तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, बाय एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। ये प्रॉमिसरी स्टॉपेल से भी नहीं आता है, इससे भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा। अब किसी को अगर डाउट है कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप कोई नेगोशिएशन नहीं कर पाते हो। जैसे कि अगर बात करूं, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करवाने के लिए एक एप्लीकेशन में गए, तो एप्लीकेशन में गए तो आपको बताया इतने से रिचार्ज कराओगे तो ये डेटा पैक मिलेगा, अनलिमिटेड कॉल एसएमएस मिलेंगे। दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसपे आप कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे बोलता है कॉन्ट्रैक्ट और एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ प्रॉमिस कुड अराइज इन द फॉलोइंग वेज। तो कैसे होगा भाई? एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट से तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है ही ना वहां पे, तो वो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है सर। ऑल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चलू तो कहता है हर कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए, हर कॉन्ट्रैक्ट ओरल होना चाहिए, हर कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए। गलत जा रहे हो आप, नन ऑफ द अबव आंसर होगा, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में होने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट ही बस रहते हैं। टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट की अगर बात करूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, तो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट सर्टन होने चाहिए, कैपेबल होने चाहिए, अनएम्बिगुअस और क्लियर होने चाहिए। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्या यहां तक की चीजें संभल रही है दोस्तों? आपको अगर कोई डाउट आएगा तो मेरे को डाउट भी बताना कि सर ये वाली चीज में डाउट है क्या। यहां तक की चीजें आपको समझ में आ रही दोस्तों? फटाफट बताना मुझे। क्या यहां तक की चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, चलो जीवन में आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब आता है 22। 22 अपने को क्या बोलता है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तब कहलाएगा, उस टाइम से कहलाएगा जब वो बना है, जब उसको परफॉर्म करोगे तब कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, एट द टाइम फ्रॉम इट्स परफॉर्मेंस तब कहलाएगा, नन ऑफ द अबव। भाई कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त से कहलाता है जिस वक्त वो बना गया है। ठीक है सर। जीवन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं फटाफट। आइए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं। अगर आपको किसी कंसेप्ट में डाउट होगा तो बीच बीच में मैंने कंसेप्ट भी डाले, मैं चलता हूं सीधा एमसीक्यू में। आइएगा, ये एमसीक्यू में आते हैं फटाक से। 23 पे कहता है देखो, एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। यानी कि अगर आप ऑफर पे एक्सेप्टेंस डालते हो तो ये उसी के बराबर है जैसे एक बारूद पे एक माचिस की तिल्ली आप डाल रहे हो, धमाका हो जाता है। सर इससे कहना क्या चाहते हैं? इससे कहना ये चाहते हैं कि एक बार ऑफर में एक्सेप्टेंस लग गया, आप ना तो ऑफर वापस ले सकते ना तो एक्सेप्टेंस वापस ले सकते, आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं ये इसका आंसर ये है, वंस एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट रिजल्ट्स इन अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। आप दोनों बंध जाओगे। आपने एक बार मुझे पैसे दिए, मैंने पैसे दिए कि सर लीजिए सीएमए फाउंडेशन की क्लास करवा दीजिए, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब मेरे को क्लास देनी ही पड़ेगी और आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, बराबर है क्या? ठीक है सर। एन ऑफर कम्स टू एन एंड, ऑफर कब एंड हो जाता है? जब आप उसको रिवोक करते हो, सीधी सी बात है। अब इस बात को ध्यान से समझना जो 25 वाला है, कहता है डेथ या पागलपन, कोई मर गया या कोई पागल हो गया। कौन मर गया? तो कहता है प्रपोजर मर गया जिसने ऑफर दिया था। क्या
इससे प्रपोजल यानी कि ऑफर रिवोक हो जाएगा। यानी कि ए नाम का एक व्यक्ति है, वो बी को बोलता है मैं अपना लैंड बेचना चाहता हूं 50 लाख में। बी ने बोला सोच के बताता हूं। बी जब तक सोच रहा था ए मर गया है, तो बी जब सोच रहा था तब तक ए मर चुका है, अभी तक बी का डिसीजन नहीं आया। तो कहता है क्या बी के लिए ऑफर रिवोक हो जाएगा? तो कहता है हाँ हो जाएगा, अगर ये जो फैक्ट है ना डेथ और इंसैनिटी, ये बी को अगर पता चल जाती है। अगर बी को पता चल गया कि वो मर गया या पागल हो गया तो रिवोक हो जाएगा। नहीं पता चला है और ऑफर एक्सेप्ट करता है तो ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है सर। एन ऑफर स्टैंड्स रिवोक्ड, एक ऑफर क्या हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा। बोले कब ऑफर रिवोक हो जाएगा? जब डेथ और इंसैनिटी पता चल जाएगा ऑफरी को, तब काउंटर ऑफर से, रिजेक्शन से, कि सबसे, ये चारों तरीके से ऑफर रिवोक हो जाता है। ठीक है सर। क्रॉस ऑफर डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट। जब आप क्रॉस ऑफर करते हो, मैंने भी आपको ऑफर दिया, आपने भी मेरे को ऑफर दिया, इससे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि भाई आप दोनों सिर्फ और सिर्फ ऑफर खेल रहे हो, कोई एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है इसकी वजह से। ठीक है सर। 28 में चलते हैं। प्रपोजल कैसे रिवोक हो सकता है? अब बात को ध्यान से सुनना। जब लेटर के थ्रू कोई ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है, सपोज करिए मैंने आपको एक लेटर भेजा कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूं 50 लाख रुपए में, आप 10 दिन के अंदर रिप्लाई करिएगा, आपके पास गया है। तो लॉ कहता है ये जो मैंने ऑफर भेजा है क्या मैं इसको रिवोक कर सकता हूं? तो बोले हाँ कर सकते, लेकिन एक शर्त है, सामने वाला व्यक्ति जिसको आपने ऑफर भेजा है अगर उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया तो भूल जाओ। लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं किया है, उसके पहले पहले आप रिवोक कर सकते हो। तो कहता है प्रपोजल कब रिवोक होगा? तो सीधी सी बात है, बिफोर पोस्टिंग लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द एक्सेप्टर। उसके बाद नहीं कर सकते, उसके पहले कर सकते हो। ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नेसेसरी नहीं है, कहता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी। कब आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है? पहला कहता है जब आप कंडीशन परफॉर्म कर रहे हो, दूसरा जब कंसीडरेशन एक्सेप्ट कर रहे हो, तीसरा जब बेनिफिट आप रिसीव कर रहे हो। एक एक करके एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए एक क्रीम निकाली गई है, बराबर है क्या? कि एक क्रीम निकाला है, मैं कहता हूं अर्जुन छाबड़ा क्रीम, बराबर है। एडवर्टाइजमेंट दिया, उस पर लिखा, उसकी मोटो लाइन लिखा, यानी कि हमारा मोटिव क्या है? कील मुहासों से छुट्टी बनो गोरी चिट्टी। ये मेरा मोटो है उस पे कि कील मुहासों से छुट्टी बनो गोरी चिट्टी। और उस पर लिखा था 21 दिन लगातार इस क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी पिंपल और ये सारी चीजें नहीं आएगी, और उसके बाद भी आ गई तो 5,000 रुपए का इनाम रहेगा। अब आप में से एक लड़की ने उसको लिया और 21 दिन लगाया, इसका मतलब आप परफॉर्म कर रही है कंडीशन को जो मैंने अपने ऑफर में डाली थी। एक ये एग्जाम्पल हो गया कि आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, ऑफर में कंडीशन थी, आप परफॉर्म कर रहे हो। फिर कहता है एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन। मैं ग्रोसरी शॉप पे गया, मैंने कहा भैया ये लीजिए 10 रुपए की मैगी दे दीजिए। उसने 10 रुपए अपने गल्ले में डाल दिया और मैगी निकाल के दे दी। कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं एक्सेप्टेंस की। ठीक है, आपने मैगी का ऑफर दिया, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, ऐसा करने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ कंसिडरेशन एक्सेप्ट किया या आप कोई बेनिफिट रिसीव कर रहे हो। इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। काउंटर ऑफर प्रपोजिंग डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन। जब ऐसा कोई काउंटर ऑफर आ रहा है जिसमें डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन होता है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो? सामने से काउंटर ऑफर आ रहा है यानी कि रिजेक्शन है। When the promise does not accept the offer or acceptance, promisee ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है परफॉर्मेंस के लिए, तो प्रोमिसर क्या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा नॉन परफॉर्मेंस के लिए? कहता देखो प्रोमिसी डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। आपने मेरे से ऑरेंजेस मंगाए थे, मैं किसान हूं, 100 kg ऑरेंजेस आपने मंगाए थे, मैं टेम्पो पे लोड करके आपके पास लेके आया हूं, आप नाटक कर रहे हो, कहता है ये ऑरेंजेस रसीले नहीं है, सूख गए हैं, गंदे लेके आए, जबकि सब बराबर है। तो मैं जो हूं प्रोमिसर, क्या मैं अब रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा नॉन परफॉर्मेंस के लिए? बिल्कुल नहीं रहूंगा, क्योंकि मैंने तो अपना पूरा वादा पूरा किया, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है सर। फॉर एन एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड इट मस्ट बी क्या होना चाहिए? सीधी सी बात है, एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट का मतलब क्या? मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं आपको 2000 रुपए में सीएमए फाउंडेशन की क्लास करवाऊंगा, पैसा एक बार में देना है। आप बोले ठीक है सर, ऑफर एक्सेप्टेंस, मैं ऑफर एक्सेप्टेड, मैं 500 रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट में आपको पे करूंगा, अभी 500 फिर 500 फिर 500। आप क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे रहे हो, आपने शर्त लगा दी, आपने इंस्टॉलमेंट वाली कंडीशन लगाई जो मेरे पास नहीं थी, बराबर है क्या? चलिए, एक्सेप्टेंस टेक्स प्लेस एज अगेंस्ट द प्रपोजर। कब एक एक्सेप्टेंस प्रपोजर के अगेंस्ट काम करता है? बात को ध्यान से समझना। प्रपोजर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस हो जाएगा, कब हो जाएगा प्रपोजर के अगेंस्ट?
जब आप लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दोगे, बराबर है क्या, तो वो तो बाउंड हो जाएगा। जैसे ही आपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया वो बाउंड हो गया, अब वो अपना ऑफर वापस नहीं ले सकता। तो सर एज अगेंस्ट प्रपोजर का मतलब क्या है कि प्रपोजर भाई अब ये एक्सेप्टेंस आपके खिलाफ हो गया है, अब आप अपने ऑफर को वापस नहीं ले सकते, मैंने उसको एक्सेप्ट कर दिया। तो व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। अब कहता है एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन, यानी कि जब आप ऑक्शन का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो कि आइए भाई साहब मैं गुड्स बेच रहा हूं ऑक्शन के लिए, तो आप लोगों को क्या ऑफर कर रहे हो कि आप लोगों को बुला रहे हो कि आप ऑफर करो? अरे आप लोगों को बुला रहे हो, आइए मैं ऑक्शन कर रहा हूं, आप कितने में लोगे आप बताओ। तो इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड, कब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है? जब एक्सेप्टर सिग्निफाई करता है इंटेंशन, मेक्स हिम टू डू सो, रीड्स द ऑफर, ऑल ऑफ द अबव। तो सीधी सी बात है भाई साहब, जब आप कुछ करते हो अपना इंटेंशन दिखाते हो कि हाँ भाई मैं इसको एक्सेप्ट करना चाहता हूं, ठीक है सर। फिर हमारी पास बात आती है 36 की। 36 कहता है अगर ऑफरी एक्सेप्ट नहीं करता ऑफर को अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब्ड, आपने मोड बताया था कि एक्सेप्ट करना होगा तो मेल करना, एक्सेप्ट करना होगा तो लिख के लेटर भेजना, ये आपने मोड बताया था। तो आप ऑफरी हो, आप अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो जो मोड प्रिस्क्राइब है, उस केस पे ये क्या माना जाएगा? उस केस पे ऑफरर उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों कर सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑफरर आपको बोलता है मेल कर देना, आप मेल नहीं करते हो, आप व्हाट्सएप में बोल देते हो कि हाँ भाई मैं आपके साथ ये डील करना चाहता हूं। ऑफरर अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है उस पर तो ठीक है, नो ऑब्जेक्शन अगर उठाए उस केस के अंदर दोस्तों माना जाएगा ऑफरर ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ऑब्जेक्शन उठा रहा है तो मान लिया जाएगा कि आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ है, ठीक है सर। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट माना जाता है? तो कहता है कम्युनिकेशन में पहला जब पोस्ट कर देते हो तब, रिसीव हो जाता है तब, जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तब, या नॉलेज में आ जाता है ऑफरर के तब। तो सर यहां पे बात है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की। मैंने आपको आज लेटर भेजा, मान लीजिए आज 1 तारीख है, आपको 5 तारीख को रिसीव हुआ, रिसीव होने में कंप्लीट नहीं होगा, आपने 6 तारीख को उसको खोल के पढ़ा, आपके नॉलेज पे कब आया? आपके नॉलेज पे आया 6 तारीख को जब आपने उसको खोल के पढ़ा। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट तब होगा जब आप उसके आपको जब वो नॉलेज पे आएगा। मेंटल एक्सेप्टेंस को किसी प्रकार का एक्सेप्टेंस नहीं बोलते। जब आप ऑक्शन में बिड करते हो तो एक प्रकार से आप एक्सप्रेस ऑफर दे रहे हो कि हाँ मैं 1000 में खरीदना चाहता हूं, कोई 2000 बोलेगा, कोई 5000 बोलेगा, एंड सो ऑन। 40 की अगर बात करूं, जनरल ऑफर ओपन्स फॉर वर्ल्ड एट लार्ज कैन बी एक्सेप्टेड। भाई जनरल ऑफर है, वर्ल्ड एट लार्ज के लिए ओपन है, कौन एक्सेप्ट कर सकता है? तो बोले कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो उसकी कंडीशन को कंप्लाई करेगा वो एक्सेप्ट कर पाएगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, कील मुहासों से छुट्टी बनो गोड़ी चिट्टी, लेकिन 21 दिन के लिए आपको क्रीम लगानी पड़ेगी। तो भाई जो 21 दिन की क्रीम वाला प्रैक्टिस करेगा उसके बाद भी अगर उसको पिंपल होते हैं और 5000 मिलेगा, मैं बोला अगर उसके बाद भी पिंपल होते हैं तो 5000 का इनाम मिलेगा। तो जो कंडीशन कंप्लाई करेगा उसके लिए बस ये जनरल ऑफर है। मैं 41 पे चलता हूं दोस्तों। 41 अपने को क्या कहता है? कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? अगेंस्ट द एक्सेप्टर। अब इसको समझना, अब तक आप समझ रहे थे अगेंस्ट प्रपोजर, ये है अगेंस्ट एक्सेप्टर, कि एक्सेप्टर के खिलाफ कब कंप्लीट होता है। तो समझना, प्रपोजर के खिलाफ तब हो जाता है जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट किया जाता है। हाँ सर। अब एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब होगा? जब ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है ऑफरर के नॉलेज में आ जाता है ना, ऑफरर को दिखा अच्छा एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया, तब एक्सेप्टर के अगेंस्ट होता है। तो कहता है देखो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। ठीक है सर, यहां तक समझा। 42 पे चलता हूं दोस्तों। 42 क्या कहता है? कहता है अगर कम्युनिकेशन इज मेड बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो क्या इसको हम कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, ऑफर या कंसीडरेशन मानेंगे? तो कहता है भैया अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा एक्सेप्टेंस हो रहा है, हम इसको एग्रीमेंट नहीं मानेंगे, जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो एक्सेप्ट करेगा। सर एग्जांपल, भैया मैंने आपको ऑफर किया कि मैं अपना घर आपको बेचना चाहता हूं 5 लाख रुपए में, तो आपको ऑफर दिया तो आप एक्सेप्ट करोगे ना भाई, इसके अलावा कोई और एक्सेप्ट करेगा तो वो ऑथराइज थोड़ी, ऑफर तो उसके लिए था ही नहीं। ठीक है सर। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन कर रहा है परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन, कि आपको कंडीशन परफॉर्म करनी पड़ेगी तो उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो सेक्शन नंबर 8 है वो दोस्तों। कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कहता है प्रपोजल रिवोक हो सकता है एनी टाइम जब तक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं किया है? तो सेक्शन नंबर 4 है दोस्तों जो ये बात करके लेता है। सॉरी सेक्शन 4 नहीं, सेक्शन नंबर 5। 4 के अंदर तो बताया कि ऑफर कंप्लीट कब होगा, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा।
ये 5 के अंदर बताया है कि किस टाइम तक आपका प्रपोजल रिवोक हो सकता है, बोले किसी भी वक्त एक्सेप्टेंस पोस्ट करने के पहले। ठीक है, 45 में चलते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से प्रॉमिस किसको बोलते हैं? कम्युनिकेशन कि आप कुछ करोगे, प्रपोजल जिसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है, अ जेंटलमैन वर्ड टू डू समथिंग, भाई सीधी सी बात है ये, अ प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड, प्रपोजल एक्सेप्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? प्रॉमिस बोला जाता है। ठीक है सर, जीवन पे आगे बढ़ते हैं, 46 पे चलते हैं। कहता है जब पार्टी एंटर करती है कॉन्ट्रैक्ट पे, किस पे? टेलीफोन पे, तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है उसी प्लेस पे जहां पे एक्सेप्टेंस सुनाई देता है। दिस हैज बीन प्रोवाइडेड, ये बात कहां पे लिखी हुई है? तो दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कोई भी सेक्शन में बात नहीं बताई गई है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बताई है कि जहां आपने एक्सेप्टेंस सुना वहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब 47 है, कहता है प्रोमिसी इज क्या है? अ पर्सन हु मेक्स अ प्रॉमिस, अ पर्सन हु मॉनिटर्स, अ पर्सन टू हुम प्रॉमिस इज मेड, या नन ऑफ दिस। क्या होता है प्रोमिसी? प्रोमिसी किसको बोलते हैं? बोले अ पर्सन टू हुम द प्रॉमिस इज मेड, जो प्रॉमिस कर रहा है प्रॉमिसर, जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है उसको बोलते हैं प्रोमिसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, इसमें से इन्विटेशन टू ऑफर क्या है? जब आप टेंडर भर रहे हो कि आप गुड सप्लाई करोगे इतने टाइम में, वो इन्विटेशन टू ऑफर नहीं है। रिक्वेस्ट कर रहे हो लोन के लिए, वो इन्विटेशन टू ऑफर नहीं है, वो ऑफर है। बिड कर रहे हो, वो भी ऑफर है। कैटलॉग दिखा रहे हो गुड्स का, कैटलॉग है, ये सामान 50 रुपए का, वो सामान 150 रुपए का, ये सामान 200 रुपए का, कैटलॉग है, दैट्स एन इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है सर। अब कहता है इस पे से कौन सा फॉलोइंग एक ऑफर कहलाएगा? तो कहता है देखो, आप कोटेशन दे रहे हो, ये ऑफर थोड़ी है। लोएस्ट प्राइस का कोटेशन दे रहे हो, ऑफर थोड़ी है। एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो ऑक्शन के लिए, ऑफर थोड़ी है। तो बिड्स क्या कहलाएगी? ये ऑफर है, क्योंकि जब आप ऑक्शन में जाके बिड लगाते हो 1000, 2000, 10 लाख, 15 लाख, ये ऑफर है। एन ऑफर और इट्स एक्सेप्टेंस और बोथ मे बी मेड बाय, जब आप ऑफर करोगे, जब आप एक्सेप्टेंस करोगे, ये दोनों कितने तरीके से हो सकते हैं? वर्ड से हो सकते हैं, कंडक्ट से हो सकते हैं, सर दोनों से हो सकते हैं, इधर वर्ड्स और कंडक्ट। डिफरेंस बिटवीन क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल एंड अ प्रपोजल। अब सीधी सी बात है, एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल में बताता हूं। मान लीजिए एक कार है, बराबर है, लिखा हुआ है कि कार को बेचना है करके, इसके टायर अभी बदले गए हैं, इसमें नया हॉर्न लगा हुआ है, हाल पे ही सर्विसिंग कराई है, इंटरेस्टेड पर्सन कांटेक्ट करे, इसको बोला जाता है एडवर्टाइजमेंट है, जिससे आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो। लेकिन प्रपोजल किसको बोलते हैं? जब आप सीधा बोलते हो भाई गाड़ी की अभी अभी सर्विसिंग हुई है, टायर बदला है, खरीदेगा तो बता, 50,000 में अभी बेच दूंगा, इसको बोलते हैं ऑफर। और 51 में कहता है प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस एज सुन एज द पार्टी टू होम इट इज मेड एक्सेप्टेड, कि भाई 50,000 में मैं बेचना चाहता हूं, लेगा क्या? जैसे ही आपने हाँ बोला मेरे को गाड़ी 50,000 में देनी पड़ेगी। लेकिन एडवर्टाइजमेंट में ऐसा नहीं होता है, आप लोगों को इन्वाइट करते हो। ठीक है, 52 में चलेंगे तो बोले जो कैटलॉग ऑफ गुड्स है कंपनी का, जो सेल के लिए रहता है, वो डैश होता है, सीरीज ऑफ ऑफर होता है। तो 52 का आंसर है इज नॉट अ कैटलॉग ऑफ द गुड्स ऑफ अ कंपनी फॉर सेल इज नॉट अ सीरीज ऑफ ऑफर। जब आपको कैटलॉग दिया जा रहा है, कोई सीरीज ऑफ ऑफर थोड़ी, आपको तो इनवाइट किया जा रहा है। अब कहता है इज द प्रॉमिस डिफाइंड अंडर क्लॉज डैश द सेम थिंग एज एन एग्रीमेंट विच इज डिफाइंड अंडर क्लॉज 2E ऑफ सेक्शन 2। इसका आंसर बी वाला है दोस्तों। कहता है देखो कौन से क्लॉज में डिफाइन है? बी में। इज द प्रॉमिस डिफाइंड अंडर क्लॉज 2B द सेम थिंग एज एन एग्रीमेंट विच इज डिफाइंड अंडर क्लॉज 2E। तो 2E के अंदर एग्रीमेंट है, तो कहता है एग्रीमेंट कौन से क्लॉज के, प्रॉमिस कौन से क्लॉज के अंदर है? तो कहता है भैया प्रॉमिस जो है वो 2B में। मैं आपको बताना चाहता हूं 2A के अंदर ऑफर है, 2B के अंदर प्रॉमिस है, 2C के अंदर आपका प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की डेफिनेशन है, 2D के अंदर कंसीडरेशन है, 2E के अंदर एग्रीमेंट है। तो डेफिनेशनल क्लॉज के ऊपर पूछ रहा है कि क्या क्या सवाल है। ठीक है सर, जीवन में फटाफट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 54 पे चलते हैं। कहता है जब ऑफर्स को दिया गया है, वे आर इन्वाइटेड फॉर परचेजिंग द ट्रीज एंड द ऑफर्स वाज एक्सेप्टेड ऑन एग्रीमेंट एज कॉन्टेम्पलेटेड बाय सेक्शन 2 कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। कहता है जब आपने ऑफर दिया है, सामने वाला उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो जो एग्रीमेंट आता है वो कौन से सेक्शन के तहत आता है? अभी बताया 2E के अंदर एग्रीमेंट है दोस्तों, बराबर है क्या? तो साहब ये जो है इसके अंदर आएगा, डी के अंदर। ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया। अब आता है आगे, क्यों पड़े हो चक्कर में जब कोई नहीं अर्जुन सर के टक्कर में। वाह वाह भाई 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 भाई, बराबर है। आइए, एन ऑफर डज नॉट लैप्स, ऑफर कब लैप्स नहीं होता है? पहला, ऑफरर डाई बिफोर एक्सेप्टेंस, तो भैया मर गया है तो ये ऑफरी को पता होना चाहिए तो लैप्स होता है। दूसरा, ऑफरी मर जाता है एक्सेप्टेंस के पहले। तीसरा,
एक्सेप्टेंस इज मेड बाय द ऑफरी इन इग्नोरेंस ऑफ द डेथ ऑफ द ऑफरर। वर्ड क्या लिखा? ऑफर डज नॉट लैप्स। कब ऑफर लैप्स नहीं होता है? तो भाई साहब ऑफरर मर गया है, ऑफरर डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस। क्या ये ऑफरी को पता है? ऑफरर डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस। ये जो ऑफरी मरा है उससे क्या लेना देना है? कहता है देखो भैया आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस इज मेड बाय द ऑफरी इन इग्नोरेंस ऑफ द डेथ ऑफ द ऑफरर। ऑफरर मर चुका है, ये ऑफरी को नहीं पता था और उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो इससे ऑफर लैप्स नहीं होगा, ऑफरर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्म करना पड़ेगा। टेलीफोनिक एक्सेप्टेंस है, कब कंप्लीट होती है? जब आप सुन लेते हो और अंडरस्टूड हो जाता है, किसके द्वारा? ऑफरर के द्वारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ वैलिड एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इज नॉट करेक्ट। वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए क्या चीजें करेक्ट नहीं है? एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए तो करेक्ट है, प्रिस्क्राइब मैनर में होना चाहिए ये भी करेक्ट है, कहता है शुड बी मेड व्हाइल द ऑफर इज सब्सिस्टिंग, जब ऑफर चालू है तब एक्सेप्टेंस करना है ये भी करेक्ट है, एक्सेप्शन शुड ऑल केसेस थ्रू बी रजिस्टर्ड पोस्ट ये गलत है और अपने को गलत वाला ही ऑप्शन पूछ रहा है, तो राइट ऑप्शन विल बी डी। 58 में चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये स्टेटमेंट को कंसिडर करना और बताना है कौन सी सही है। पहला, कोई डिफरेंस नहीं है इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में विथ रिगार्ड टू एक्सेप्टेंस थ्रू पोस्ट, पहला पॉइंट। दूसरा, बोथ इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाता है जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हो जाता है। तीसरा, इंडियन लॉ में जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट हो जाता है इट इज कंप्लीट ओनली अगेंस्ट द प्रपोजर। बिल्कुल करेक्ट बात है ये। इंग्लिश लॉ यानी कि जो ब्रिटिश वाला लॉ था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसको इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट बोलते थे, और हमारे वाले में क्या होता है, इंडियन लॉ में जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट होता है वो प्रपोजर के अगेंस्ट हो जाता है, लेकिन इंग्लिश लॉ के अंदर ऐसा नहीं होता। ये करेक्ट आंसर है। अब कहता है देखो इसमें से करेक्ट कौन सा है? तीसरा वाला ऑप्शन अपने पास करेक्ट है। ठीक है सर, जब आपको बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो बोथ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट क्या करने चाहिए? बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एग्री होने चाहिए, सेम थिंग में सेम सेंस में। सर एग्जांपल दो सेम थिंग सेम सेंस का। मेरे पास दो गाड़ी है, मान लीजिए मेरे पास एक एस्टर है, MG एस्टर, और मान लीजिए मेरे पास एक i20 है। मैं आपको ऑफर कर रहा हूं कि 5 लाख में गाड़ी खरीदोगे क्या? आपको लगा कि मैं MG एस्टर का ऑफर दे रहा हूं जबकि मैं i20 का ऑफर दे रहा था, आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब हम दोनों सेम थिंग में तो एग्री कर रहे हैं, थिंग क्या है? कार है, लेकिन सेम सेंस पे एग्री नहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे हो MG एस्टर, मैं सोच रहा हूं i20, तो जब हम सेम थिंग सेम सेंस में एग्री करेंगे तब बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्या आप मेरे साथ हो दोस्तों? मैं आपको 60 पे लेके चलता हूं, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। कहता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस थ्रू टेलीफोन इज रिगार्डेड एज कंप्लीट। कब? टेलीफोन से जब आप कम्युनिकेशन करोगे उसको कब कंप्लीट माना जाएगा? ये तो कितनी बार रिपीट हो गया भाई साहब। जब आप सुन लोगे, एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग। द टर्म कंसेंसस एड इडम, इसका मतलब क्या होता है? दोनों का माइंड मिलना चाहिए, सेम थिंग में सेम सेंस में एग्री करने चाहिए, इसको बोलते हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स। 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट सीक्वेंस। इसमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या है? पहले ऑफर होगा, फिर एक्सेप्टेंस होगा, फिर कंसीडरेशन आएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो सीधा ये वाला आंसर है भाई साहब, ये करेक्ट आंसर है। अब कहता है जब पर्सन सिग्निफाई करेगा अपनी असेंट प्रपोजल को कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, इससे क्या होगा? जब ऑफर को एक्सेप्ट किया जाएगा इससे क्या होगा? सीधी सी बात है, प्रॉमिस बनेगा। सर एग्रीमेंट कब बनेगा? इस प्रॉमिस में जब कंसीडरेशन ऐड होगा तो भी एग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है सर। कहता है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑफर और एक्सेप्टेंस रिवोकेबल है, ऑफर और एक्सेप्टेंस इररिवोकेबल है। ऑफर रिवोक हो सकता है लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता, और ऑफर कैन नॉट बी रिवोक बट एक्सेप्टेंस कैन बी। भाई साहब ये तीनों गलत है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, हमको सही आंसर बताना था। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीगल रिक्वायरमेंट। वैलिड ऑफर की लीगल रिक्वायरमेंट कौन सी इस पे से नहीं है? नॉट लिखा है भाई साहब, नॉट कौन सी नहीं है? आइए एक एक करके चलते हैं। कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरी को, सही बात है। एक्सप्रेस, इट मस्ट एक्सप्रेस ऑफर फॉर फाइनल विलिंगनेस, सही बात है। इट मस्ट बी मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन नॉट टू पब्लिक एट लार्ज, सीधी सी बात है भाई साहब, ये आपको स्पेसिफिक पर्सन को करना है, पब्लिक एट लार्ज को नहीं करना है। ठीक है। अब कहता है जब कैटलॉग ऑफ बुक्स दिया जा रहा है जिसपे लिस्टिंग दी हुई है प्राइस ऑफ ईच बुक की, और स्पेसिफाई किया कौन सी जगह पे ये बुक रखी हुई है, इसको आप क्या बोलोगे भाई साहब? ये इन्विटेशन टू ऑफर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइए एक एक करके कंसिडर करते हैं। कहता है जनरल ऑफर में रिक्वायर्स द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। भाई जनरल ऑफर में कम्युनिकेशन की जरूरत किधर है? आप तो कंडीशन परफॉर्म करोगे तो हो जाता है।
ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ठीक है, अच्छी बात है। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल गलत बात है, ये भी गलत बात है। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स कहता है, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट, बिल्कुल करेक्ट है, सारे के सारे इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। अब कहता है बताओ इसमें से करेक्ट क्या है, तो भाई साहब सेकेंड वाला करेक्ट है और फोर्थ वाला करेक्ट है, तो राइट आंसर विल बी ए। ठीक है सर, अच्छे से समझ में आ गया। थोड़ा सा जीवन पे और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है ये जो फॉरेनर है भाई साहब, बिल्कुल सर फॉरेनर है, इसका क्या करे फॉरेनर का, तो कहता है जो फॉरेनर है क्या वो कॉम्पिटेंट है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ सर, फॉरेनर को बस साउंड माइंड का होना मांगता, कॉम्पिटेंट होना मांगता, 18 और मोर होना मांगता, या जिस लॉ को बिलोंग करता है वहां पे मान लो 18 से कम की मेजोरिटी, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, तो कॉम्पिटेंट है। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। माइनर जो है कॉम्पिटेंट नहीं है, अनसाउंड माइंड कॉम्पिटेंट नहीं है, ऐसा पर्सन जो डिस्क्वालीफाइड है वो भी कॉम्पिटेंट नहीं है, तो ऑल ऑफ दिस। 2 पर्सन है हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, 2 पर्सन हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, अगर दोनों अनसाउंड माइंड के, गलत बात। नन ऑफ इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, तीसरा बोथ हैव अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी। अब कहता है देखो 2 पर्सन हैव द कैपेसिटी, कब, अगर वो अनसाउंड माइंड के नहीं है, मतलब कौन से माइंड के हैं, साउंड माइंड के हैं, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है यानी कि क्वालिफाइड है, सब ने एज ऑफ मेजोरिटी अटेंड कर ली, बोथ हैव अटेंड, तो आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है सर, जीवन में आगे बढ़ते हैं। नेसेसरी सप्लाई टू माइनर की अगर बात करें तो कहता है पर्सनली लायबल रहेगा क्या माइनर, नहीं, माइनर कभी पर्सनल लायबल नहीं रहता। पेरेंट्स लायबल रहेंगे क्या, अगर ऑथराइज होते तो लायबल होते हैं। क्या स्टेट लायबल होता है, बिल्कुल सर स्टेट लायबल होता है, यानी कि प्रॉपर्टी लायबल होती है। ठीक है, माइनर एंटर कर रहा है एग्रीमेंट में, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं मेजर हूं, बताइए क्या माइनर ने कोई फ्रॉड कमिट किया है, क्या वो एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल है, क्या डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपेल माइनर के ऊपर लगता है, नहीं सर डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपेल माइनर के ऊपर नहीं लगता है। कहता है बताइए क्या अदर पार्टी इंटाइटल है टू गेट बैक द बेनिफिट पास टू माइनर इफ इनोसेंट अबाउट हिज एज, क्या ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, तो सर फिर क्या है, पहली बात तो ये इन्फोर्सेबल भी नहीं है, और दूसरा स्टॉपेल माइनर के ऊपर नहीं लगता। आंसर इज 2 and 3। किसी को अगर स्टॉपेल नहीं पता तो मैं बता दूं, वंस यू हैव मेड अ स्टेटमेंट यू कैन नॉट डिनाई फ्रॉम दैट स्टेटमेंट। एक बार आपने अपने आप को मिस रिप्रेजेंट किया कि मैं मेजर हूं, बाद में आप ये नहीं बोल सकते कि मैं माइनर हूं, ये वाला जो कंसेप्ट है इसको बोलते हैं स्टॉपेल, ये माइनर के ऊपर लगता ही नहीं है, यानी कि माइनर पहले एक बार बोल दिया कि मैं मेजर हूं, बाद में बोल दिया मैं माइनर हूं, वो डिनाई कर सकता है, तो यही बोल रहा है कि डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपेल माइनर के ऊपर नहीं लगता, तो आंसर 2 और 3 रहेगा। 73 पे चलते दोस्तों। एम नाम का एक बंदा है जो माइनर है, ठीक है सर, बी एक बोरोवर है, अप्रोच कर रहा है एम को कि भाई लोन दे दे। एम नाम का एक माइनर है, बी एक बोरोवर है, अप्रोच कर रहा है एम को लोन के लिए, ठीक है सर, मॉर्गेज कर दूंगा बोलता है अपना हाउस जो बी के द्वारा रखा गया है, ठीक है। हेंस एम जो है जो माइनर है वो मनी एडवांस कर देता है और बी उसको मॉर्गेज दे देता है। बताइए इस सर्कमस्टांसेस में क्या है, मॉर्गेज नॉट इन्फोर्सेबल है, मॉर्गेज इन्फोर्सेबल है, मॉर्गेज इन्फोर्सेबल है बाय एम इवन दो ही इज अ माइनर, बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूं, यही चीज अगर उल्टी होती कि माइनर मिस्टर बी से पैसे ले रहा होता और माइनर ने अपनी लैंड मॉर्गेज कराई होती, तो आपका आंसर क्या होता, क्या आप मेरा सवाल समझे। अगर यही चीज उल्टी हो जाती का मतलब क्या है कि भाई माइनर पैसे ले रहा है और अपनी लैंड गिरवी रख रहा है, उस केस पे ये सरासर वॉइड हो जाता। लेकिन यहाँ पे माइनर पैसे दे रहा था और लैंड मॉर्गेज में ले रहा था, ये इन्फोर्सेबल है क्योंकि माइनर के बेनिफिट में, तो इसका आंसर क्या है, सी है। When a minor has been supplied with necessary, जब आप माइनर को नेसेसरी सप्लाई करते हो, माइनर नॉट लायबल, माइनर की क्या लायबल रहती है, प्रॉपर्टी लायबल रहती है, ठीक है सर। अब 75 में चलते हैं। कहता है ए सप्लाई कर रहा है बी को, बी एक लुनेटिक है, नेसेसरी दे रहा है जो सूटेबल है, क्या ए इंटाइटल्ड है बी की प्रॉपर्टी से, क्या इंटाइटल है कि बी की प्रॉपर्टी से उसको रिम्बर्समेंट में, यहाँ पे नॉट इंटाइटल्ड है, यहाँ पे इंटाइटल्ड है, तो ये वाला आंसर रहेगा इंटाइटल्ड है, पर्सनली लायबल तो रहने वाला नहीं माइनर। When a person incurred expenses of rupees 5,000 for the necessary supply to minor, आपने 5,000 रुपए की क्या एक्सपेंस किया है, एक्सपेंस इंसर किया है नेसेसरी सप्लाई करने के लिए माइनर को, ही कैन रिकवर द सेड अमाउंट फ्रॉम, किससे, माइनर से पर्सनली कि उसकी प्रॉपर्टी से, सर प्रॉपर्टी से।
प्रिंसिपल स्टॉपेल माइनर के ऊपर नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि वो साउंड माइंड का नहीं है इसलिए। अरे भैया ऐसा थोड़ी कि साउंड माइंड का नहीं। दूसरा, ही हैज नो प्रिविलेज टू चीट बाय पर्सन, भाई ये भी इसका आंसर नहीं है। तीसरा, ही मे बी इंड्यूस्ड बाय डिसऑनेस्ट ट्रेडर, ये भी आंसर नहीं है। ही हैज नॉट अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी, 18 साल का नहीं है इसलिए उसके रूल ऑफ स्टॉपेल नहीं लगता। कॉन्विक्ट जो है, जो इम्प्रिजनमेंट में जा रहा है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? अ कॉन्विक्ट व्हेन अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा? नहीं सर, वो इनकेपेबल हो जाएगा। कहता है इज अ प्रो नोट, प्रो नोट यानी कि प्रोमिसरी नोट, जो फेवर पे एग्जीक्यूट किया माइनर के, क्या वो गुड रहेगा लॉ पे? बिल्कुल। माइनर के फेवर पे जितनी सारी चीजें हैं वो इन्फोर्सेबल है, माइनर के अगेंस्ट में जितनी सारी चीजें हैं वो वॉइड कहलाती है। कहता है देखो, परचेस कर रहे हो प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ अ माइनर बाय हिज मैटरनल अंकल, तो भैया प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, ये बिल्कुल वैलिड रहेगा। ठीक है सर, आइए फटाफट चलते हैं 81 में। टेस्ट ऑफ डैश, टेस्ट ऑफ डैश इज वेदर द पर्सन इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एंड इट्स इम्प्लीकेशन। कुछ समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है? ये टेस्ट को क्या बोला जाता है? साउंडनेस बोला जाता है। कहता है मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मेंटल अनसाउंडनेस क्या होता है? लुनेसी, इनकैपेसिटी, माइनॉरिटी और इडियोसिटी। सीधी सी बात है भाई साहब, अनसाउंडनेस इडियोसी से आती है, ये इनकैपेसिटी और माइनॉरिटी से जज नहीं होता है। ठीक है सर, आगे बढ़ के लेते हैं दोस्तों। ओनस ऑफ प्रूविंग, कि भाई पागल है, ये किसके ऊपर रहता है? प्रोसिक्यूटर के ऊपर, स्टेट के ऊपर, अक्यूज के ऊपर। ऑन पर्सन एलिजेस इट, ऑन पर्सन एलिजेस इट का मतलब जो आरोप लगा रहा है ना कि भाई सामने वाला पागल है या मैं पागल हूं, उसके ऊपर रहता है। ठीक है सर, 84 करके एक एमसीक्यू था आपकी मॉड्यूल पे, उसको अपन ने स्किप करके रखा है। ठीक है सर, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का एक जिस्ट दे दो। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट का फर्क बता के लेता हूं। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? खोया हुआ सामान आपको किसी का मिला, क्या आप उसको रख सकते हो? नहीं, आप किसी को, ट्रू ओनर को खोजोगे, उसको वापस करोगे, इसको बोलते हैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मान लीजिए मेरा कोई सामान घूम चुका है, मैं आपको ऑफर कर रहा हूं भाई तू मेरे को खोज के दे देगा तो मैं तुझे 5,000 रुपए का इनाम दूंगा। तो इसके पहले आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, आपने खोया हुआ सामान पकड़ा, मेरे पास ला के दिया, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है। मैं अब आपको बोल रहा हूं तू खोज के ला के देगा तो रिवॉर्ड करूंगा, अब आप खोजने गए, लाए, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर, अब कहता है एक एम नाम का एक माइनर है, मिस रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो मेजर है और इंड्यूस कर रहा है जेड को कि मेरे साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाओ। बताइए इस केस के अंदर, क्वेश्चन नंबर 85 के अंदर, क्या एम लायबल रहेगा? क्या एम लायबल नहीं रहेगा? क्योंकि एम है, माइनर है, वो मिस रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं मेजर हूं, तो भैया रूल ऑफ स्टॉपेल तो लगता नहीं, तो एम लायबल नहीं रहेगा। इस पे से फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। कोई रेटिफिकेशन नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट का इंटर्ड बाय माइनर ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी, मेजॉरिटी के बाद भी। ये सही बात है, आपने माइनॉरिटी के समय किसी से पैसे लिए, मेजर हो जाने के बाद बोल रहे हो वो तब वॉइड था, आज मैं उसको वैलिड कर रहा हूं, इसको रेटिफिकेशन बोलते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता। दूसरा, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट इज अलाउड इन ईच इन केस ऑफ माइनर, जो आपने माइनर ने बेनिफिट लिया उसकी रिस्टोर हो जाएगा। एग्जाम्पल, लैपटॉप की दुकान में माइनर जाता है और कहता है मैं मेजर हूं, मेरे को आप इंस्टॉलमेंट में लैपटॉप दे दो। 50,000 का लैपटॉप ले आता है इंस्टॉलमेंट पे ये बता के कि मैं मेजर हूं। 50,000 रुपए आप रिकवर तो नहीं कर सकते उससे, बट हाँ आप लैपटॉप वापस मांग सकते हो। इसको बोला जाता है रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट इज अलाउड। लेकिन ये हमको सही स्टेटमेंट नहीं मांग रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट मांग रहा है, तो भाई साहब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, ये भी सही है। ठीक है, द रूल ऑफ स्टॉपेल कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट अ माइनर, थोड़ा सा इस पे कुछ गड़बड़ हुआ यार। देयर कैन बी नो रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो सही है। रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट इज अलाउड इन केस ऑफ माइनर, ये भी सही है। एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, ये भी सही है। द रूल ऑफ स्टॉपेल कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट अ माइनर, ये भी सही है। तो इसमें से गलत वाला स्टेटमेंट कौन है? रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट अलाउड, यार रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट भी अलाउड होता है कि आप पैसे तो नहीं मांग सकते लेकिन आप लैपटॉप वापस मांग सकते हो। इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं दोस्तों, क्योंकि इस पे कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं लग रहा है। क्यों? कोई भी रेटिफिकेशन नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट का जो माइनर के द्वारा एंटर किया गया है, ये भी सही है। अपने को तो फॉल्स पूछ रहा है। रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट अलाउड होता है इन केस ऑफ माइनर। रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट का मतलब आपने लैपटॉप लिया है, लैपटॉप बेच दिए तो बात खत्म, लेकिन लैपटॉप तो वापस किया जा सकता है।
तो इसको थोड़ा स्किप करते, बाकी मुझे लगता है ये सही है, ये सही है, ये सही है। इस पे थोड़ा सा डाउट है कि ये शायद कौन से बेनिफिट की बात कर रहा है। हो सकता है कि मान लो लैपटॉप बेचा, लैपटॉप बेच के 50,000 मिला, उस 50,000 रुपए को कहीं स्पेंड कर दिया, उसको रेस्टिट्यूट करने बोल रहा है, तो हो सकता है। बाकी तो देखो ये सारे स्टेटमेंट सही है। एक आंसर अगर यही सही हो सकता है तो ये वाला हो सकता है, क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट पे यही बैठ सकता है। बराबर है क्या? चलिए 87 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पर्सन आर नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग? इसमें से कौन डिस्क्वालिफाइड नहीं है? फॉरेन सोविन जो है डिस्क्वालिफाइड है, एलियन एनिमी डिस्क्वालिफाइड है, कॉन्विक्ट भी डिस्क्वालिफाइड है, तो कौन डिस्क्वालिफाइड नहीं है? इसमें से कोई सा भी नहीं है भाई साहब। ठीक है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड? दारू पिया हुए व्यक्ति को अनसाउंड माइंड का नहीं बोलते, लुनेटिक को भी अनसाउंड नहीं बोलते, इडियट को भी। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी? भाई साहब ये भी अनसाउंड है, ये भी अनसाउंड है, ये भी अनसाउंड है। अंधा वाला पर्सन को अनसाउंड नहीं मानते भाई साहब। ये तीनों तो क्या है? अनसाउंड ही है। ठीक है सर। तो राइट आंसर क्या रहेगा? दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है सर, ये राइट आंसर है। कहता है विथ रिगार्ड टू कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? अगर अपन बात करें कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी अनसाउंड माइंड की, तो बताइए क्या होगा? इस पे से कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा? पहला, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नेवर इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा, पर्सन जो यूजुअली अनसाउंड माइंड का होता है कैन कॉन्ट्रैक्ट जब वो साउंड माइंड का होएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसको मिर्गी के झटके आते हैं, जब मिर्गी के झटके आए तो अनसाउंड माइंड का है भाई साहब। लेकिन मिर्गी के झटके आने के बाद जब वो नॉर्मल हो जाता है तब वो साउंड माइंड का हो जाता है। क्या वो तब कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट? तो देखो लिखता है पर्सन यूजुअली किसका रहता है? अनसाउंड माइंड का। वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वो साउंड माइंड का है। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। ठीक है सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर 78? 78 तो भाई पीछे निकल चुका है। कहता है अ कन्विक्ट व्हेन अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट। अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट का मतलब यह है कि आपको मुजरिम घोषित किया गया है, आप जेल पे हो, इम्प्रिजनमेंट में हो, तो क्या आप कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी में रहते हो? नहीं, आप कैपेबल नहीं हो, क्योंकि आप क्या हो? कॉन्विक्ट हो, जेल पे बैठे हुए हो, आप कैपेबल नहीं हो। ठीक है सर। 86 हुआ, 87 हुआ, 88 हुआ, 89 हुआ। मैं आपको लेके चलता हूं 90 पे। 90 कहता है अपने को कि भाई कंसीडरेशन क्या है? कुछ करना या कुछ करने से अपने आप को रोकना एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। इसेंशियल कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट की, एलिमेंट ऑफ एक्सचेंज है कॉन्ट्रैक्ट का। यस, सारे के सारे हैं इसमें। वैलिड कंसीडरेशन में क्या आता है? एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी भी आता है, पास्ट भी आता है, इनएडुकेट भी आता है। यस सर, सारे आते हैं। आगे बढ़ते हैं 93। वैलिड कंसीडरेशन में कुछ इसेंशियल एलिमेंट होते हैं। पहला, मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। दूसरा, कंसीडरेशन में बी सप्लाइड बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ये भी सही है। कंसीडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये भी सही है। कंसीडरेशन कॉन्टेम्पलेटेड अंडर इंडियन लॉ। इंडियन लॉ के अंदर जो भी कंसीडरेशन आता है वो पास्ट कंसीडरेशन होता है? नहीं, इंडियन लॉ के अंदर पास्ट कंसीडरेशन नहीं है। प्रेजेंट कंसीडरेशन बस है, सिर्फ ओनली नहीं है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर है। और तीसरा कहता, लास्ट कहता है मॉनेटरी कंसीडरेशन ओनली। तो मैं आपको बताना चाहता हूं 2D के अंदर जो कंसीडरेशन की डेफिनेशन है, वैसे तो 2D के अंदर पास्ट कंसीडरेशन भी है, प्रेजेंट कंसीडरेशन भी है, फ्यूचर कंसीडरेशन भी है, ये तीनों आते हैं। लेकिन जब इसके आप स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाते हो जहां पे आपको मिलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है वो पास्ट कंसीडरेशन को क्या करता है? एक्सक्लूड करता है। बट यहां पे कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात की गई नहीं है। तो अगर मैं 93 की बात करूं तो ये ओनली वर्ड की वजह से ये गलत हो जाएगा, ये ओनली वर्ड की वजह से ये गलत हो जाएगा, मॉनेटरी कंसीडरेशन में ये गलत हो जाएगा। तो सही आंसर विल बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कंसीडरेशन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं है। अब कहता है कंसीडरेशन में बी गिवन बाय प्रोमिसर, प्रोमिसी, अदर पर्सन, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो चेन्नैया वर्सेस रमैया के केस में आपने पढ़ा होगा कि कंसीडरेशन प्रोमिसी से भी आ सकता है, अदर पर्सन से भी। सर क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब बड़ा सिंपल है। आप अगर किसी भी कोचिंग एकेडमी में क्लास लगाते हैं तो प्रोमिसर कोचिंग एकेडमी वाला होता है, स्टूडेंट प्रोमिसी होता है, लेकिन कंसीडरेशन देने वाला पेरेंट्स होता है, तो उसको बोला जाता है अदर पर्सन। मैं 95 में आपको लेके चलता हूं। 95 कहता है विच आर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा फॉल्स है? कहता है भाई देखो प्रोमिसी और अदर पर्सन सप्लाई कर सकते हैं, ये सही है।
पास कंसिडरेशन गुड कंसिडरेशन होता है प्रोवाइडेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ना हो। कंसिडरेशन निड नॉट बी एडुकेट, यानी कि 50,000 का मोबाइल को मैं 5,000 में बेचूंगा, इसको बोलते हैं इनएडुकेट कंसिडरेशन। तो वही बोल रहा है कि एडुकेट होने की जरूरत नहीं है, इनएडुकेट भी हो सकता है, ये भी सही है। कंसिडरेशन शुड बी एडुकेट, यानी कि जितने का माल है उतने का दाम होना चाहिए, ये गलत बात है कि भाई 50,000 का मोबाइल है तो 50,000 में ही बिकना चाहिए। नहीं भाई साहब, 50,000 का मोबाइल है, मैं अपने सगे संबंधी को बेचना चाहता हूं 5,000 में तो चलेगा। कंसिडरेशन शुड बी एडुकेट, ये वाला ऑप्शन गलत है और अपने से गलत ही पूछ रहा है, तो ये राइट ऑप्शन अपना क्या रहेगा, डी वाला। ठीक है सर, आगे बढ़ता हूं। कहता है इन एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन है मे बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द कोर्ट। अब अगर इन एडुकेट कंसिडरेशन है, कोर्ट इसको अकाउंट में ले सकता है। अकाउंट में लेना यानी कि अपने रिकॉर्ड में लेना। क्यों सर? मान लीजिए आपने बोला सर 50,000 का मोबाइल था, गन पॉइंट में मेरे से 500 रुपए पे इसको एग्री कराया गया कि तू 500 रुपए में इस मोबाइल को देगा। मैं अपनी जान बचाने के लिए मान गया कि चल भाई 5,000 का 50,000 का मोबाइल 500 रुपए में ले ले। अब जब आप कोर्ट जाओगे और आप बोलोगे कि इसने मेरे साथ कोर्जन किया था, तो कोर्ट इसको रिकॉर्ड में ले सकता है कि हाँ भाई 50,000 का मोबाइल कोई 500 में कैसे बेचेगा, इसको हम ले लेते हैं अपने कंसिडरेशन में। क्यों? ताकि कोर्ट ये डिटरमाइन कर पाए कि जो कंसेंट थी आपकी फ्रीली दी गई थी कि नहीं दी गई थी। ठीक है सर। कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट ओनली, फ्यूचरिस्टिक ओनली, पास्ट प्रेजेंट ओनली? नहीं भाई, डी वाला ऑप्शन है, पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। ठीक है सर। अब कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में बताओ, पहला कहता है कंसिडरेशन है, मोटिव है फॉर एनी प्रॉमिस। दूसरा प्राइस फॉर एनी प्रॉमिस, मॉरल ऑब्लिगेशन है, समथिंग ऑफ वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब बता रहा है, बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट है, ये बताओ। तो भाई साहब प्राइस वाली भी बात करेक्ट है और समथिंग फॉर वैल्यू ये वाली भी बात करेक्ट है, तो राइट आंसर विल बी 2 and 4। अब मैं आता हूं पास्ट कंसिडरेशन की। पास्ट कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है भाई साहब? पास्ट मतलब आपने पहले कुछ किया हुआ है जिसका आप आज कंसिडरेशन दोगे। सपोज करो मैं 2 महीने पहले आपको पढ़ा चुका हूं, पैसे आप आज दे रहे हो, तो मेरा कंसिडरेशन पास्ट हो गया, आज का कंसिडरेशन आपका प्रेजेंट हो गया। तो कहता है पास्ट एक्ट डन बिफोर प्रॉमिस इज मेड। आज आप मेरे को प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं आपको 5,000 दूंगा क्योंकि 2 महीने पहले आपने मुझे पढ़ाया था, उसको बोलते हैं पास्ट कंसिडरेशन। 100 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहली बात, कंसिडरेशन एडुकेट होना चाहिए, सबसे पहला यही इनकरेक्ट है क्योंकि कंसिडरेशन इन एडुकेट भी चलता है। ये हो गए दोस्तों आपके कॉन्ट्रैक्ट के 100 के पूरे 100 एमसीक्यू। अब सवाल आता है सर ये जो बाकी के एमसीक्यू है ये इसके आंसर किधर मिलेंगे? तो दोस्तों ये 100 एमसीक्यू है, मेरे को सोगा के कुछ एमसीक्यू कराने हैं, कुछ मेरे को नेगो के कराने हैं। इसके 100 के बाद जितने भी जो एमसीक्यू रहेंगे इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, ताकि इस 100 एमसीक्यू के बाद अपन सोगा को पहले अच्छे से कर ले और नेगो को कर ले। टाइम बचेगा, हम 101 से वापस से शुरू करेंगे, नहीं तो जो लिंक डालूंगा वहां से करके लीजिएगा। फटाफट मैं आपको लेके चलता हूं सोगा पे। सोगा के क्वेश्चन बड़े इजी हैं दोस्तों और फटाफट हो जाएंगे। बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना कि सोगा अपने को क्या बोलता है। सबसे पहला कहता है ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ये पहले कहां कवर हुआ करता था? तो भैया पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही कवर हुआ करता था। अब कहता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है ये कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा है? भैया गुड्स है। गुड्स कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। कहता है गुड्स मींस क्या होता है? हर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें एक्शनेबल क्लेम नहीं आता और मनी नहीं आता। ठीक है सर। इसमें से कौन सी फॉलोइंग है जो गुड्स के अंदर नहीं आता? मनी गुड्स के अंदर नहीं आता, एनिमल गुड्स के अंदर आता है, डेट गुड्स के अंदर नहीं आता। तो बोथ ए और सी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है सर। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और नॉट इंक्लूडेड इन द मीनिंग ऑफ गुड्स? गुड्स की डेफिनेशन के अंदर कौन सा नहीं आता? स्टॉक और शेयर्स तो आते हैं, एक्शनेबल क्लेम नहीं आता, मनी नहीं आता, तो बोथ बी एंड सी नहीं आता। बराबर है क्या? ठीक है। चलिए सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ रिवीजन करने का तरीका बहुत इजी लग रहा है, बहुत बढ़िया। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसको बोलते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तब जब इसके अंदर एग्रीमेंट टू सेल है, डज नॉट इंक्लूड एग्रीमेंट टू सेल, हायर परचेज इंक्लूड्स, ये भी नहीं है भाई साहब, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही है जो है। क्योंकि सर हायर परचेज के अंदर सेल लास्ट पे होती है, वर्क एंड लेबर पे क्या होता है? सेल नहीं होती, बस आप अपनी गाड़ी दे रहे हो, सर्विस करके वापस मिल जाएगी। तो सेल किधर होता है? सेल होता है एग्रीमेंट टू सेल के अंदर। बराबर है सर। अब कहता है एग्रीमेंट टू सेल क्या है? एग्जीक्यूटरी है कि एग्जीक्यूटेड है? डेफिनेटली एग्जीक्यूटरी है। एग्जीक्यूटेड का मतलब आपने पैसे दिए, मैंने सामान दे दिया, खत्म।
दैट एन एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी का मतलब भैया आपने मेरे को सामान दिया है, मैं बोला हूं 1 महीने बाद आपको मैं सामान सप्लाई करूंगा, दैट इज एग्जीक्यूटरी। गुड्स की अगर बात करूं तो गुड्स के अंदर क्या क्या चीजें आएगी? रेयर कॉइन गुड्स के अंदर आता है, आता है। गुडविल गुड्स के अंदर आती है, आती है। मनी गुड्स के अंदर आता है क्या? कहता है देखो गुड्स एज डिफाइंड इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या क्या इंक्लूड करेगा। तो भाई साहब अगर आप देखोगे रेयर कॉइन तो आएगा, गुडविल बोला, मनी बोला, लेकिन मनी तो गुड्स के अंदर नहीं आता, तो पहला वाला ऑप्शन चले जाएगा। दूसरे में चलते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स गुड्स पे आता है, आता है। एग्रीड टू बी सीवर्ड बिफोर सेल, यानी कि बेचने के पहले आप उन फसलों को काटोगे, वो भी आता है। ओल्ड कॉइन भी आता है, आता है। कॉपीराइट भी आता है, आता है। ये तो सही हो गया। गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, फॉरेन करेंसी हो गई। भाई साहब गुडविल नहीं आती है यार, मनी भी नहीं आता, गुडविल भी नहीं आती। बोथ बी और सी, बोथ भी नहीं हो सकता क्योंकि सी के अंदर गुडविल है, तो भाई साहब आपका राइट आंसर विल बी बी। ठीक है सर। फ्यूचर गुड्स की अगर बात करें तो फ्यूचर गुड्स किसको बोलते हैं? जैसे कि भाई मैं आज ऑरेंजेस उगा रहा हूं अपने फार्म के अंदर, आज से 1.5 महीने बाद ऑरेंजेस उगेंगे, तो क्या फ्यूचर गुड्स को भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, कैन बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों जीवन में। 10th वाला पॉइंट आता है हमारे पास कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एक्सटेंड करता है किस पे? होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड करता है सर। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कब फोर्स में आया था भाई? 1 जुलाई 1930 को फोर्स पे आया था। कंडीशंस आर स्टिपुलेशन, अब इसको ध्यान से समझ के लेना। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सॉरी आपका कंडीशन और वारंटी वाला जो एक टॉपिक है उसके अंदर आता है। दो चीजें ध्यान से समझ के लेना, एक होती कंडीशन, एक होती है वारंटी। एक एग्जांपल देता हूं, पूरा कंडीशन वारंटी समझ में आ जाएगा। कंडीशन उसको बोलते हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस होता है। एग्जांपल, मेरा बार है भाई, मैं दारू पिलाता हूं लोगों को, ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं। मैं एक रेफ्रिजरेटर दुकान में गया और उनको बोला कि भाई साहब मेरे को एक ऐसी फ्रिज चाहिए, एक ऐसा रेफ्रिजरेटर चाहिए जो 5 मिनट से पानी को बर्फ बना दे। 5 मिनट में पानी से क्या बना दे? बर्फ बना दे। ये मेरी शर्त है, बराबर है क्या? ये मेरी शर्त है। अगर आप ये वाली फ्रिज दे सकते हो तो मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, नहीं तो जाने दो। तो जो मेन शर्त होती है उसको बोलते हैं कंडीशन। अब मैं उसको बोल रहा हूं कि रेफ्रिजरेटर में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो सर्विसिंग कौन करेगा? तो उन्होंने बोला सर आप फोन कर देना, हमारा बंदा 7 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा और आपकी रेफ्रिजरेटर को रिपेयर कर देगा। तो क्या रिपेयर करवाना मेरी मेन कंडीशन थी? नहीं, मेरी मेन कंडीशन थी 5 मिनट में पानी से बर्फ बनाना। इसको बोलते हैं कंडीशन। रिपेयर हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं? वारंटी। तो कहता है कंडीशन क्या है? जो मेन पर्पस को था, यही कंडीशन की जगह अगर वारंटी होता तो वारंटी क्या है? कोलेट्रल टू द मेन पर्पस। ठीक है सर। 14 में चलते हैं। जो स्टिपुलेशन है, वेदर अ स्टिपुलेशन इज अ कंडीशन और वारंटी डिपेंड्स ऑन, कि भाई कंडीशन जो शर्त है वो कंडीशन के रूप पे कि वारंटी के रूप पे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो कहता है भाई साहब ये डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बात क्या लिखी है। कहता है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सब्जेक्ट है टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर एंड सेलर कमिट्स अ ब्रीच, कि भाई ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए थी और आपने ब्रीच किया, आपने वो वाली रेफ्रिजरेटर नहीं दी भाई साहब जो रेफ्रिजरेटर मुझे चाहिए थी, तो क्या बायर उसको कंपलसरीली ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या ब्रीच ऑफ वारंटी मानेगा? क्यों मानूंगा भाई, मेरे को रेफ्रिजरेटर 5 मिनट में पानी से बर्फ वाली चाहिए थी। हाँ, वॉलेंटरी में कंडीशन वेव कर सकता हूं कि चल कोई बात नहीं, 5 की जगह 15 मिनट लग रहा है, कोई बात नहीं, 15 मिनट में भी चला लेंगे। बायर डू नथिंग, ये गलत बात है। बायर में कॉन्ट्रैक्ट अनदर सेलर, ये भी गलत बात है। सही आंसर विल बी बी। ठीक है सर। इन अ सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, यानी कि सैंपल भी और डिस्क्रिप्शन भी है, तो एक इंप्लाइड कंडीशन होती है। ध्यान से समझना, एक इलीगल एग्जांपल दे रहा हूं लेकिन समझने के लिए इजी हो जाएगा। भाई मान लीजिए एक एमपी के अंदर एक गांव है नीमच करके, वहां पे गांजा प्रोड्यूस होता है तगड़े से, और मानने वाली बात क्या होती चे। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे ही बस आपको मैं बता रहा हूं, इसमें मैं कोई नशा वशा प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बस आपको अच्छे से कनेक्ट हो जाए इसलिए बता रहा हूं। एक व्यक्ति जाता है, एक्स नाम का व्यक्ति, नीमच के एक व्यक्ति के पास, कहता है भैया दे दो नीमच का गांजा। तो देता है, ट्राई करता है, एक मारता है कष्ट, बोले हाँ भाई साहब मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, बराबर है क्या? क्योंकि नीमच का गांजा था। ठीक है सर। नीमच का गांजा भी बोला और उसको टेस्ट भी कराया, दोनों तरफ उसको नीमच नीमच लगा। अब ये माल लेके चले गया अपने दोस्त के पास, दोस्त को करा, दोस्त भी ले रहा है, कहता है माल बहुत तगड़ा है लेकिन ये नीमच का नहीं है, मैं एकदम चरसी हूं, मैं तो बहुत फूकता हूं, मेरे को हर जगह का पता है कौन सा गांजा कहाँ का है। अब पॉइंट क्या है, सैंपल से तो करस्पॉन्ड कर रहा है, जैसी किक उस लड़के को लगी थी गांजा पी के, वैसी किक उसके दोस्त को लगी, लेकिन उसके दोस्त ने बता दिया नीमच का नहीं है। तो किससे करस्पॉन्ड कर रहा था और किससे करस्पॉन्ड नहीं कर रहा था? भाई साहब
आपका जो गांजा है वो सैंपल से करस्पॉन्ड कर रहा था, लेकिन वो निमच का नहीं था, यानी कि डिस्क्रिप्शन से करस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तो इस केस पे कहता है कि बल्क ऑफ गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल देयर ऑफ। ठीक है सर। 17 में चलते हैं। जो डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर है वो एप्लीकेबल नहीं है। किसको एप्लीकेबल नहीं है? द डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ सेल अंडर अ पेटेंट नेम, इन केस ऑफ सेल अंडर अ ट्रेड नेम वेयर सेलर इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। यहां पे नहीं लगता भाई साहब कैविट एम्प्टर। कैविट एम्प्टर का मतलब क्या होता है? लेट द बायर बीवेयर। बायर बीवेयर तब रहेगा ना भाई साहब जब आप उसके साथ फ्रॉड ना करो। अब फ्रॉड कर रहे हो, चीजें छुपाओगे और बोलोगे लेट द बायर बीवेयर, तो फ्रॉड का मतलब ही होता है कि आप धोखे से कोई सामान बेच रहे हो। तो जब आप गिल्टी ऑफ फ्रॉड हो। 18 में चलता हूं मैं। मर्केंटेबल क्वालिटी ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? कि गुड्स बिकाऊ होना चाहिए। एग्जाम्पल, ब्रेड लेने गए आप मार्केट के अंदर, उस पर लिखा था बेस्ट बिफोर 3 डेज। 1 तारीख की उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट थी। आपको वो 10 तारीख को उस ब्रेड को बेच रहा है, यानी कि 9 दिन हो गए उसको मैन्युफैक्चर हुए, यानी कि वो ब्रेड मर्केंटेबल क्वालिटी की नहीं थी, वो बिकाऊ नहीं थी। तो 18th वाले का आंसर क्या आ सकता है? गुड्स दैट द गुड्स आर कमर्शियली सेलिएबल। नहीं भाई, कमर्शियली सेलिएबल नहीं है। दे आर फिट फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर जनरली यूज्ड। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा कह रहा है, इस प्रकार से चल रहा है। मर्केंटेबल क्वालिटी का मतलब बिकाऊ होनी चाहिए। मैं ब्रेड का एग्जांपल दिया। ब्रेड का एग्जांपल क्या था? 10 दिन पुरानी ब्रेड थी, तो वो अनमर्केंटेबल हो गई। अनमर्केंटेबल यानी कि बिकने लायक की नहीं थी, लेकिन वही कल मैन्युफैक्चर हुई है, आज आप खरीद रहे हो, तो मर्केंटेबल कहलाएगी। ठीक है। तो मर्केंटेबल क्वालिटी का मतलब क्या है? गुड्स कमर्शियली सेलेबल होना चाहिए। नहीं है कमर्शियली सेलेबल, 10 दिन वाला पुराना था, तो अनमर्केंटेबल कहलाएगा। दूसरा, फिट है फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर जनरली यूज्ड। ब्रेड में आप मक्खन लगा के खाने के लिए लेके आए थे, तो बिल्कुल उसके लिए फिट है, क्योंकि 3 दिन के अंदर ही बनी हुई है। तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है सर। प्रॉपर्टी इन द गुड्स का मतलब क्या होता है? ओनरशिप इन द गुड्स होता है इसका मतलब। इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द प्रिसाइज मोमेंट कब ओनरशिप ट्रांसफर होती है फ्रॉम द सेलर टू बायर, क्योंकि रिस्क पासेस विद प्रॉपर्टी। बिल्कुल करेक्ट बात है। एक्शन तभी लेता है ओनर। तीसरा, सूट फॉर प्राइस तभी आता है। बिल्कुल, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, बात को ध्यान से समझना। ठीक। फिर कहता है इन केस ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स विच आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट। जब आप गुड्स को अप्रोप्रिएट करते हो दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव है। आपका डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, वो क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, बाहर की अनसर्ट होनी चाहिए, सब होता है। अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ गुड्स, पुटिंग द क्वांटिटी इन अ सुटेबल। बिल्कुल, इसका भी आंसर ऑल ऑफ द अबव है। जनरल रूल क्या होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में? रिस्क प्राइमा फेसी किसके साथ पास होता है? ओनरशिप के पास होता है। अब आते हैं दोस्तों नेमो डेथ क्वाड नॉन हैबिट के अंदर। कहता है भाई साहब इसका मतलब क्या होता है ये बताइए। 24 का मतलब क्या होता है? नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। तो देखो लिखा है नन कैन गिव हु डज नॉट हिमसेल्फ possess। नेमो डेथ क्वाड नॉन हैबिट बराबर है क्या? ठीक है सर। जीवन में आगे बढ़ते हैं फटाफट। 25 में चलते हैं। कहता है अगर आप ट्रांसफर और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कर रहे हो टू द गुड्स, इसको क्या बोला जाता है? ये एक्चुअल डिलीवरी की सिंबॉलिक है। अब डॉक्यूमेंट्स में टाइटल ट्रांसफर कर रहे हो, सिंबॉलिक है। जब आप मोबाइल किसी को दोगे, इसको बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी, जब आप फिजिकल हैंडओवर करते हो गुड्स का। बराबर है सर। ठीक है, जीवन में आगे बढ़ते हैं 26 पे। 26 बोलता है डिलीवरी ऑर्डर क्या इनेबल करता है पर्सन को कि आप क्या ले सकते हो जब डिलीवरी ऑर्डर आप दे रहे हो 26 के अंदर। तो कहता है जो डिलीवरी ऑफ ऑर्डर इज डीम्ड एज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। शेयर सर्टिफिकेट क्या है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है कि डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है? भाई सब शोइंग टाइटल है। आप उसको पीछे इंडोर्स करके ट्रांसफर नहीं कर सकते। बिल ऑफ लेडिंग की अगर बात करूं तो क्या वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है, चेक है कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है? सर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। सेक्शन 19 के अंदर कहता है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स। 19 के अंदर कौन से गुड्स में पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी की बात चल रही है? स्पेसिफिक की। वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जब एक पर्सन से दूसरे को वॉलेंट्री ऑफ पोजीशन ट्रांसफर कर रहे हो, इसको डिलीवरी बोला जाता है दोस्तों। कहता है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो भाई साहब ये इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स। बराबर है, ये ड्यूटी नहीं होती है, मतलब सॉरी, यहां पे कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द सेलर। भाई साहब सेलर की ना ड्यूटी होती है कि आप गुड्स को डिलीवर करोगे। इसमें बोल रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो यही तो इनकरेक्ट है कि सेलर की ड्यूटी नहीं है, बोल रहे हो कि आप गुड्स को ट्रांसफर करना है, ये इनकरेक्ट है। डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकती है, सिंबॉलिक भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। बिल्कुल। डिलीवरी ऑफ द कीज ऑफ द गोडाउन। जब आप गोडाउन की की दे रहे हो, सिंबॉलिक डिलीवरी है। टोटल कितने मोड है डिलीवरी के? 3 मोड, एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव।
अनपेड सेलर किसको बोला जाता है भाई साहब? अनपेड सेलर में सेलर का भी एजेंट आता है, कैरियर भी आता है, ट्रांसपोर्टर भी आता है, ऑल ऑफ द अबव आता है क्या भाई? बायर का एजेंट तो कभी भी नहीं हो सकता, सेलर का ही एजेंट होगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सेक्शन 36, एजेंट ऑफ द सेलर। अनपेड सेलर में कौन कौन आएगा? बायर का एजेंट आएगा जिसको बिल ऑफ लेडिंग इंडोर्स की गई है, बायर का एजेंट आएगा जिसको गुड्स डिलीवर किया गया, भाई बायर बायर वाला तो नहीं आएगा। सेलर का एजेंट आएगा, बिल्कुल आएगा, सेलर एजेंट टू होम द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड। सी और डी में कौन सा आंसर सही है? सी वाला। अनपेड सेलर जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है राइट ऑफ लियन। कब राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करेगा? प्रॉपर्टी अगर पास हो गई है लेकिन पोजीशन आपके पास है, तो देखो देखो 38 कहता है इवन व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास, तो भले प्रॉपर्टी ओनरशिप जा चुकी है लेकिन मैं लियन एक्सरसाइज कर सकता हूं। रीसेल आप कब कर सकते हो? बोले प्रॉपर्टी इन गुड्स पास्ड हो गई है उसके बाद भी रीसेल कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। अनपेड सेलर राइट कर सकता है, विथहोल्ड कर सकता है डिलीवरी, कब? जब प्रॉपर्टी पास हो गई है, बिल्कुल सर। अब कहता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट आप कब एक्सरसाइज कर सकते हो? बोले स्टॉपेज इन ट्रांजिट आप तब करोगे जब आपका लियन का राइट जा चुका है, लियन यानी कि जब आपका पोजीशन लॉस्ट हो चुका है और रास्ते में सामान, तब आप कर सकते हो। अब कहता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट को आप एक्सरसाइज कर सकते हो अनपेड सेलर के द्वारा जब बायर क्या हो जाता है भाई साहब? इंसॉल्वेंट। स्टॉपेज तो आप तभी करते हो ना बायर जब इंसॉल्वेंट हो जाता है और रास्ते पे, ठीक है सर। सब सेल की अगर बात करूं, बायर ने अगर सब सेल कर दिया है सेलर की कंसेंट से, इससे क्या हो जाता है दोस्तों? स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो जाता है, बिल्कुल ट्रू बात है। अब बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, एस नाम का सेलर है, वो कुछ गुड्स बेच रहा है बी को बॉम्बे में, ठीक है। गुड्स हैंडओवर किए रेलवे को कि भैया बी को दे देना। मेन टाइम में बी उसको थर्ड पार्टी को बेच देता है, टी को, फॉर कंसिडरेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ एस, एस से नहीं पूछता है, और बाद में बी इंसॉल्वेंट हो जाता है। इस केस पे क्या होगा? यहां पे जो स्टेशन मास्टर है ना उसके बाद राइट ऑफ स्टॉपेज होगा। क्यों सर? क्यों राइट ऑफ स्टॉपेज होगा? अरे भाई साहब ये जो बी नाम का व्यक्ति है जिसने टी को बेचा है, क्या उसने एस से पूछा था क्या? आप जब सब सेल करोगे तो आपने कंसेंट ली थी क्या? नहीं ली थी कंसेंट। तो भाई साहब जो स्टेशन मास्टर है उसके पास क्या रहेगा? राइट ऑफ स्टॉपेज। सर स्टेशन मास्टर क्या होगा? वो एस का एजेंट की तरह काम करके लेगा, ठीक है सर। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कौन एक्सरसाइज कर सकता है? बाय अनपेड सेलर। कैसे? बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन, ऐसे कर सकते हो। नोटिस दे सकते हो, कर सकते हो। ईदर ए और बी, यस सर, ईदर ए और बी, दोनों में से किसी एक तरीके से। जब आप ऑक्शन सेल करते हो और प्रिटेंडेड बिडिंग का इस्तेमाल करता है कौन? सेलर। भाई साहब वो बायर के ऑप्शन में वॉइडेबल होता है। ऑक्शन सेल है वो कब कंप्लीट मानी जाती है? कहता है ऑक्शन सेल फॉल ऑफ हैमर में कंप्लीट मानी जाती है। कहता है जब गुड्स नोटिफाई कर दिया, यानी कि ऑक्शन हो रहा है और आपने नोटिफाई नहीं किया कि मैं बिड करूंगा। जैसे सेलर है, सेलर ने अपना फर्नीचर रखा है, सेलर भी बिड कर सकता है, सेलर का एजेंट भी बिड कर सकता है, लेकिन आपको ये नोटिफाई करवाना पड़ता है कि मैं बिड करूंगा। अगर आप ऐसे नहीं करते हो, बराबर है क्या, तो ये लॉफुल नहीं होता कि वो खुद बिड करे या किसी पर्सन को एम्प्लॉय करे। तो इसका राइट आंसर विल बी सी वाला आंसर इसका राइट रहेगा। अब कहता है जब सेल है, आपने नोटिफाई नहीं किया कि आप बिड करोगे, द सेल शैल बी ट्रीटेड है। सेल को क्या बोला जाएगा? भाई साहब उस सेल को अनलॉफुल माना जाएगा। क्यों? आपने एक तो बिड का राइट रिजर्व नहीं किया, उसके बाद भी आप बिड कर रहे हो, तो अनलॉफुल माना जाएगा। अब कहता है एक्ट, जहां पे एक इंटेंडिंग बिडर जो है, इंटेंडिंग बिडर यानी कि जो बिड कर रहा है, अगर वो डिस्करेज किया जा रहा है इसको कि भाई तू बिड मत कर, इसको क्या बोला जाता है? डैम्पिंग बोला जाता है, ठीक है सर। जीवन में आगे बढ़ते हैं। कहता है डैश इज अ फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन जहां पे बायर को प्रिवेंट किया जाता है कंपटीशन करने से ऑक्शन सेल पे। इसको नॉकआउट एग्रीमेंट बोलते हैं दोस्तों। प्रिटेंडेड बिडिंग का मतलब क्या होता है? जब आपने वेलकम मूवी देखी होगी, वेलकम मूवी में रद्दी सी पेंटिंग होती है, सब लोग वहां पे बिड कर रहे हैं क्योंकि खुद के बंदे बैठाए रहते हैं। तो प्रिटेंडिंग बिडिंग में बायर के ऑप्शन में जो सेल है वो वॉइडेबल होता है। सॉरी, सेलर के ऑप्शन में नहीं, बायर के ऑप्शन में। बायर के ऑप्शन में सेल वॉइडेबल है। तीसरा, ऑक्शन सेल में प्रॉपर्टी जो सोल्ड होती है वो हाईएस्ट बिडर को सोल्ड होती है, ठीक है सर। ऑन ऑक्शनर विल बी लाइबल फॉर डैमेजेस। क्या ऑक्शनर लाइबल रहता है डैमेजेस के लिए? तो कहता है इफ ऑक्शनर हैज नो अथॉरिटी टू सेल द गुड्स तो लाइबल रहेगा। डिफेक्ट रहेगा तो, बायर का पोजीशन डिस्टर्ब हुआ, ऑल ऑफ द अबव आंसर रहेगा। 55 में चलते हैं। कहता है जब तक आप एक्सक्लूड नहीं करते थे बाय एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रारी, वेयर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड बट बिफोर इट हैज बीन परफॉर्म, एक्साइज ड्यूटीज इंक्रीज। ध्यान से समझना भाई, आप इसको जीएसटी से रिप्लेस कर लो। सपोज करिए मैंने आपको बोला कि मैं आपको अपनी क्लास बेचूंगा जब मैं नया क्लास पूरा रिकॉर्ड करके बना लूंगा, तब जीएसटी 18% था, अब जीएसटी 22% हो गया है।
तो क्या जब फाइनली रिकॉर्ड हो गई और जब मैं आपको क्लास बेचूंगा तो मैं 22% जीएसटी लगाऊंगा यानी कि इंक्रीज वाला, कि 18% वाला लगाऊंगा? आप बोलोगे सर जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो 18% था, अभी 22 हुआ है, तो आप मेरे को 18% का जीएसटी लगाओ। अगर ये बात हमारी लिखी होती पहले से एग्रीमेंट में कि भैया कल को जीएसटी बढ़ गया, तो जीएसटी बढ़ गया तो आप जीएसटी बढ़ा के नहीं चार्ज कर सकते, जो रेट जीएसटी का था कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त वही करोगे, तो वही करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी और आज 22% हो गया, तो जब आज बेच रहा हूं तो मैं 22% ही लगाऊंगा। तो कहता है देखो, सेलर कैन नॉट चार्ज इंक्रीज प्राइस, द सेलर कैन चार्ज इंक्रीज प्राइस बोथ ए एंड सी। क्यों बोथ ए एंड सी? यहां से इसका आंसर आता है अनलेस एक्सक्लूडेड बाय एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रारी। अगर आप लोगों के बीच में कोई ऐसा सौदा था कि भैया जितना भी टैक्स बढ़ जाए आप एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करोगे, तो अगर होगा तो मैं नहीं चार्ज कर पाऊंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो मैं चार्ज करूंगा। अब डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट पे क्या लिखा है। ठीक है सर, क्या यहां तक की चीजें क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है सीए इंटर लॉ का वीडियो कब आएगा प्लीज बताइए। बेटा सीए इंटर का लॉ के लिए अपन अलग से एक वीडियो बनाएंगे जैसे मैं बाकी के लिए बना रहा हूं, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं नेगोशिएबल पे फटाफट। आपका जो मॉड्यूल है दोस्तों, एक नया मॉड्यूल है और एक पुराना मॉड्यूल है। मैं बताना चाहता हूं नया मॉड्यूल और पुराने मॉड्यूल दोनों में आपके एमसीक्यू सेम है नेगोशिएबल के। उल्टा जो पुराना वाला मॉड्यूल है उसमें थोड़े ज्यादा एमसीक्यू दिए हुए हैं, तो मैं आपको ज्यादा एमसीक्यू नेगोशिएबल का सॉल्व करवा के ले रहा हूं। बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। कहता है अंडरटेकिंग कंटेंट इन अ प्रॉमिसरी नोट कि आप सर्टन सम ऑफ मनी दोगे, वो अंडरटेकिंग कैसे होती है भाई साहब? वो अनकंडीशनल होती है। एक बच्चा आ रहा है, ऑक्शन है, द हाईएस्ट बिड 80,000 बट द रिजर्व प्राइस इज 1,00,000, ऑक्शनर मिस्टेकनली एक्सेप्ट हाईएस्ट बिड। इसका आंसर सर प्लीज टेल। भाई साहब मेरे को एक बात बताओ, अगर रिजर्व प्राइस है और बिड आप 80,000 कर रहे हो, आपने रिजर्व करके रखा है, रिजर्व प्राइस यानी कि इसके नीचे बिड नहीं होगा, ऑक्शनर ले, ये कैसे हाइपोथेटिकल हो जाएगा कि उसने गलती से ले लिया, जब ऑक्शनर को पहले बताया हुआ है कि भैया रिजर्व प्राइस 1,00,000 है, कोई 80,000 बिड कर रहा हो, बिड ही वॉइड है। आप इतना आगे जा ही क्यों रहे हो कि ऑक्शनर ने गलती से एक्सेप्ट कर लिया, वो बिड ही वॉइड है। चलिए जीवन में आगे बढ़ते हैं। अनकंडीशनल हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज है, उस पर क्या होता है? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है कि अनकंडीशनल ऑर्डर होता है? भाई साहब हाँ जी दोस्तों, माफी चाहता हूं, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने वापस से कनेक्ट किया है। क्या अभी मैं ऑडिबल विजिबल हूं? बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने वापस से कनेक्ट किया है। क्या अभी मैं ऑडियो वीडियो मेरा क्लियर है? क्लियर है सर। आइए बात को सुनिएगा। जो टर्म है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहां पे डिफाइन किया गया है? सेक्शन नंबर 13 पे। कहता है जो नेगोशिएशन लिखा हुआ है सेक्शन 14 में, ये किसकी बात कर रहा है? तो कहता है 14 में कहता है आप ट्रांसफर कर रहे हो बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट। सर बताइए सेक्शन 14 पे क्या लिखा है? सेक्शन 14 पे ये लिखा है आप जभी भी कब मानोगे आप कि आपने प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक में ओनरशिप पास कर दी है। तो सेक्शन 14 बोलता है जब आप अपने प्रॉमिसरी नोट को इंडोर्स करके या बिल्स ऑफ एक्सचेंज को इंडोर्स करके या चेक को इंडोर्स करके सामने वाले व्यक्ति को मालिक बनाने के, होल्डर बनाने के इरादे से जब ट्रांसफर करते हो, तब माना जाता है कि आपने नेगोशिएट किया है करके। एग्जांपल सर, भाई साहब मेरे को एक चेक मिला, वो बियरर चेक था, ठीक है, मैंने रामू काका को दे दिया, मैंने कहा रामू काका इसको अलमारी में संभाल के रख लेना। रामू काका देखे बियरर चेक है, रामू काका गए, चेक बैंक में जमा कराए और कैश लेके आ गए। क्या रामू काका होल्डर कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे रामू काका होल्डर? द ओनली रीजन, मैंने रामू काका को जब उसकी डिलीवरी दी थी तो रामू काका को मालिक बनाने के लिए, होल्डर बनाने के लिए डिलीवरी नहीं दी थी, तो उसको नेगोशिएशन नहीं बोला जाएगा। नेगोशिएशन तभी बोला जाएगा जब मेरे को उसको होल्डर बनाने के इरादे से मैं उसको ट्रांसफर कर रहा हूं। तो ये आंसर ए रहेगा। ठीक है सर। इफ एन इंस्ट्रूमेंट मे बी कंस्ट्रूड, या प्रॉमिसरी नोट बोलो या बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलो, इसको एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं क्योंकि दोनों में से कोई एक होगा। अब बात करते हैं माइनर है, माइनर ड्रॉ कर रहा है, इंडोर्स कर रहा है, डिलीवर कर रहा है नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट, क्या ये बाइंडिंग होता है? तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं हाँ, माइनर के द्वारा बनाया गया इंस्ट्रूमेंट बाइंडिंग है सबके ऊपर, माइनर को छोड़ के। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट है, द अमाउंट ऑफ मनी पेबल सर्टन होना चाहिए, सर्टन और अनसर्टन भी हो सकता है, यूजुअली अनसर्टन सब गलत है, यही आंसर सही है, मस्ट बी सर्टन होना चाहिए। क्या आप मेरे साथ हो दोस्तों? जीवन में आगे बढ़ते हैं, 9th वाले पॉइंट को अच्छे से समझ के लेते हैं। कहता है देखो, अ चेक इज क्रॉस्ड
चेक को क्रॉस किया गया, डबल लाइन ऊपर लगाई है। व्हेन इट बियर्स अक्रॉस इट्स फेस, बैंक का नाम भी लिखा हुआ है, इसको कौन सी क्रॉसिंग बोलते हैं? स्पेशल क्रॉसिंग। सेक्शन 118 पे ये माना जाता है, जब तक आप गलत साबित नहीं कर देते, कि जो भी आपने ट्रांसफर किया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वो आपने मैच्योरिटी के पहले ट्रांसफर किया है। इसमें बहुत सारे प्रिजम्पशन होते हैं कि आपने लाइबिलिटी के लिए ट्रांसफर किया है, मैच्योरिटी के लिए ट्रांसफर किया, जो डेट लिखी थी वही डेट में बनाया, एंड सो ऑन। बराबर है क्या? वॉइस ब्रेक हो रही है? अभी नहीं ब्रेक हो रही होगी लाला, अभी ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट क्रॉस अ चेक? ड्रॉर, होल्डर, बैंकर, फॉरेनर। भाई सब फॉरेनर जो है वो नहीं कर सकता। प्रिजम्पशन एज टू द डेट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 118 में, कि जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उस पर जो डेट लिखी थी तभी बना था और तभी ड्रॉ किया गया था। ये कौन सी प्रिजम्पशन है? जो डेट में बना गया था, जो मैंने आपको पहले भी बताया। वेयर अ चेक इज क्रॉस्ड जनरली, जनरली क्रॉस हुआ का मतलब क्या है? आपने दो लाइन मारी है, ट्रांसफर्स पैरेलल लाइन, बैंक का नाम नहीं लिखा है। On whom it is drawn shall not pay it otherwise than to a banker। बिल्कुल, otherwise than to a banker आप पे नहीं कर सकते। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहां लगता है भाई साहब? होल ऑफ इंडिया में। ये कब आया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? 1 मार्च 1882 को। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कहां डिफाइंड है? सेक्शन नंबर 13 पे। अंडरटेकिंग कंटेंट इन प्रोमिसरी नोट टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज कंडीशनल होती कि अनकंडीशनल? भाई प्रोमिसरी नोट में अनकंडीशनल है। Which of this is not a negotiable instrument as per Negotiable Instrument Act? Bills of exchange, delivery note, share certificate, bearer check। क्या नहीं है भाई साहब? शेयर सर्टिफिकेट नहीं है। Dash is not a negotiable instrument as per custom and usage। कस्टम और यूजेस के हिसाब से कौन सा नहीं है? डिलीवरी नोट, रेलवे रिसिट, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट। तो भाई साहब चेक बचा जो कस्टम और यूसेज के हिसाब से नहीं है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनकम्प्लीट है उसको बोलते इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। होल्डर कंप्लीट करता है उसको। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। चेक क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। अ कॉर्पोरेशन कैन बी अ पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक कंपनी को क्या आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पार्टी बना सकते हो? हाँ, अगर वो आर्टिकल के द्वारा ऑथराइज्ड है। ग्रेस पीरियड कितना मिलता है? 3 दिन। जो चेक है, चेक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे भी हो सकता है। ये कहां लिखा हुआ है? एक्सप्लेनेशन पे लिखा हुआ है। माइनर ड्रॉ करता है तो भाई माइनर को छोड़ के सब लायबल होते हैं। कितनी पार्टी बिल ऑफ एक्सचेंज में होती है? 3 होती है। प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक ड्रॉ भी हुआ है, मेड भी हुआ है इंडिया में, लेकिन मेड पेबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, यानी कि ड्रॉ भी इंडिया में हुआ है, पेमेंट भी इंडिया में होगा, इसको बोलते हैं इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको या तो प्रॉमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे? कहता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको या तो प्रॉमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलेंगे, अनएम्बिगुअस नहीं, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो 29 का आंसर नन ऑफ द अबव रहेगा। देखो कैसे घुमाने की कोशिश की है। मुझे लगा था बी वाला पॉइंट एम्बिगुअस बोल रहा है, लेकिन वहां पे क्या लिखा था? अनएम्बिगुअस। तो अनएम्बिगुअस ऑप्शन ही नहीं है, तो नन ऑफ द अबव आंसर रहेगा। कहता है अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में नॉट नेगोशिएबल वर्ड यूज कर दोगे, इसका मतलब क्या होता है? वो ट्रांसफरेबल ही नहीं है। आप कितनों को भी इंडोर्स कर दो, नॉट नेगोशिएबल लिखा है यानी कि वो ट्रांसफर नहीं होगा। क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या अफेक्ट कर देता है? कि अगर आप किसी को क्रॉस कर देते हो तो क्या वो नेगोशिएबिलिटी अफेक्ट करता है? मोड ऑफ पेमेंट अफेक्ट करता है। बिल्कुल सर, एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने ट्रांसफर्स पैरेलल लाइन लिखी और लिख दिया एसबीआई बैंक। इसका 2 मतलब हुआ। पहला, ये किसी बैंक अकाउंट में ही पे होगा। दूसरा, एसबीआई का ही उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए, वहीं पे होगा। तो पहला, नेगोशिएबिलिटी को अफेक्ट किया क्या? हाँ सर, आप उसी को नेगोशिएट कर सकते हो जिसका एसबीआई में अकाउंट है और बैंक में ही पेमेंट होगा। बियरर होता तो, अगर आपने ट्रांसफर्स पैरेलल लाइन नहीं डाली होती, बियरर होता तो ऑन द स्पॉट मिल जाता। तो इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। क्या आप मेरे साथ हो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स? जब प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक ट्रांसफर किया जाता है कि आप सामने वाले को होल्डर बना रहे हो, तो इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है कि वो नेगोशिएट हो गया। अब भी पढ़ा था रामू काका का एग्जाम्पल में, सेक्शन 14 में। जो प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो मैच्योरिटी डेट होती है, द मैच्योरिटी डेट ऑफ प्रॉमिसरी नोट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज द डेट जब वो ड्यू हो रहा है, जब प्रेजेंट किया, जब एक्सेप्ट किया। सीधी सी बात है, जब ड्यू हो रहा है। कौन सा वो दिन रहेगा जहां पे प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज को मैच्योर माना जाएगा? अगर वो पब्लिक हॉलीडे है, कौन से दिन को माना जाएगा? प्रीसीडिंग डे, नेक्स्ट बिजनेस डे की प्रीसीडिंग डे के अंदर। तो देखो मैं आपको बोलता हूं, लॉ ये कहता है सडन हॉलीडे आ गया, सडन पब्लिक हॉलीडे, तो अगले दिन। लेकिन हॉलीडे ऑलरेडी आपको पता था कि उस दिन पब्लिक हॉलीडे आ रहा है, तो उसके 1 दिन पहले। तो इसका आंसर रहेगा ये, क्योंकि यहां पे पब्लिक हॉलीडे साफ लिखा है, सडन पब्लिक हॉलीडे नहीं लिखा है।
बियरर इंस्ट्रूमेंट को कैसे नेगोशिएट करोगे? सिर्फ डिलीवर करके। बियरर है क्योंकि उस पर किसी का नाम तो नहीं लिखा है, जिसको दे दोगे वो उसका मालिक बन जाता है, बियरर है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज राइटिंग में होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, स्टाम्प होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट बात है। प्रोमिसरी नोट राइटिंग में होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, साइंड बाय मेकर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इतनी पार्टी होती है, 3 पार्टी। प्रोमिसरी नोट में इतनी पार्टी होती है, 2 पार्टी। चेक के अंदर 3 पार्टी होती है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज डज नॉट रिक्वायर क्रॉसिंग एक्सेप्टेंस बोथ। भाई साहब बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्रॉसिंग नहीं लगती, क्रॉसिंग सिर्फ चेक को लगती है। जब एक इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ किया गया कंडीशनली किसी स्पेशल पर्पस के लिए एज अ सिक्योरिटी एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी, इसको क्या बोला जाता है? भाई साहब एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। एग्जांपल बताता हूं, आपने किसी से 5 लाख रुपए की उधारी ली, गारंटी के रूप में मैंने उसको 5 लाख रुपए का चेक दे दिया था कि भैया ले लो ये वाला इंस्ट्रूमेंट, लेकिन आप इस चेक के मालिक तभी बनोगे जब सामने वाला पार्टी आपको 5 लाख नहीं देगा। इसको क्या बोलते हैं? एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट। किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया, अगर आपने पेमेंट दे दिया तो वो चेक मेरे पास वापस आ जाएगा या तो वो वॉइड हो जाएगा। आपने पैसे नहीं दिया तो एक सिक्योरिटी के रूप में काम करेगा। ठीक है सर। When a check is payable across the counter, इसको क्या बोलते हैं? ओपन चेक है, आपने दिया, आपको ओवर द काउंटर पैसे मिल गए, ओपन चेक है। 44 पे चलते हैं। कितने दिन का ग्रेस पीरियड अलाउड है भाई साहब? 3 दिन का। चेक हमेशा कैसे पेबल होता है? ऑन डिमांड पेबल होता है। प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये दोनों जो हैं ये टाइम इंस्ट्रूमेंट भी होता है, लेकिन बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट है मतलब प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज टाइम भी होता है, डिमांड भी होता है, लेकिन चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे मेरे प्यारे भाई और बहनों। यहाँ पे आके अपना कॉन्ट्रैक्ट, नेगो और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के पूरे एमसीक्यू खत्म करते हैं। मेरे को बहुत ज्यादा गट फीलिंग है दोस्तों, जो कॉन्ट्रैक्ट के मैंने आपको एमसीक्यू भिजवाए, अगर आपने फॉर्म फिल किया होगा तो जो कॉन्ट्रैक्ट के एमसीक्यू है, जो सोगा के एमसीक्यू है, जो मैंने नेगो की कराए हैं, इसके बाहर से मुझे नहीं लगता आपके एग्जाम में कोई भी एमसीक्यू बनेगा। हाँ भाई साहब 2-4 आगे पीछे हो जाएंगे ठीक है, बट जितने एमसीक्यू मैंने आपको करवा के दिए हैं दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट के, सोगा के और नेगो के, जो मैंने आपको पीडीएफ भिजवाई है, उन्हीं पीडीएफ से आएगा एमसीक्यू। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, वो गूगल फॉर्म भरो। मेरी टीम आपको आज 7 बजे के पहले अगर आप वो गूगल फॉर्म भर देते हो तो मेरी टीम आपको क्या भेज देगी? वो पूरी की पूरी पीडीएफ भेज देगी। 7 बजे हमारा ऑफिस बंद होता है, उसके पहले पहले आप भेज दीजिएगा, ठीक है सर। 1 लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी एसेंशियल गुड्स विद प्राइस टैग मस्ट बी सोल्ड एट द मार्केट प्राइस ड्यू टू। अब ड्यू टू के बाद ऑप्शन तो तूने दिया ही नहीं भाई साहब, ऑप्शन तो दिया ही नहीं। और ये जो इसेंशियल गुड्स वाली बात कर रहा है भाई साहब, ये तो कोई इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। तू लॉ की क्लास पे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछ रहा है लाला, ठीक है। चलिए खत्म हो गया क्या क्लास? इतनी जल्दी कैसे हो गया ना भाई? कितने एमसीक्यू किए पता है तुझे? 145 एमसीक्यू तो यही हो गए। 100 कॉन्ट्रैक्ट के, 45 यहाँ के और 55 यहाँ, 200 के ऊपर एमसीक्यू हो गए। और जो 100 के बाद वाले एमसीक्यू थे कॉन्ट्रैक्ट टेक के, उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, वहां पे सारी चीजें अपनी खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हर एमसीक्यू को अटेम्प्ट करके आना। जो जो एमसीक्यू में आपको डाउट लग रहा होगा उसके लिए समय अलग से निकाल लेना। जो जो बन रहा होगा फटाफट 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 कर लेना। जहां जहां पे भी डाउट आ रहा होगा उसको लास्ट में बचा के रखना। जब पूरे एमसीक्यू हो जाएंगे तो शांति से बैठ के फिर अपन उन एमसीक्यू को लगाएंगे जहां पे अपने को कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन पे हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ा के कोई गलत आंसर नहीं करना है। जो भी एमसीक्यू पे डाउट आ रहा है उसको अभी आंसर नहीं करने का है। जो बनते जा रहे, जो श्योर शॉट है, अपने को पता है कि भाई अपने को इसके आंसर आते हैं, वही एमसीक्यू का अटेम्प्ट करना है। लास्ट में जितने भी रिमेनिंग बचेंगे जिसका आपने आंसर नहीं किया था, बाद में उसको करेंगे। हड़बड़ी में गड़बड़ी करना नहीं है, बराबर है क्या? हड़बड़ी में गड़बड़ी करना नहीं है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल द सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट। आप सबका पेपर दोस्तों बहुत 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 अच्छा जाएगा। ब्राइट कलर से फाउंडेशन में पास होइए। हम सीधा मिलेंगे अपने सीएमए इंटर में और सीएमए इंटर की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और जो बचे हुए एमसीक्यू में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल देता हूं, वहां से आपको चीजें मिल जाएगी। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच, ठीक है। चलिए टेक केयर, बाय बाय।